पहला सवाल मेरा ये है कि आपको नींद उस 450 वाले घर में ज़्यादा अच्छी आती थी या इस whatever 75 to 100 करोड़ वाले घर में आती है? 4,000 रुपये थे उनके पास जब वो अलग हुए, तो किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने ये कैलकुलेट करा कि ये तो 5-6 महीने में पैसे खत्म हो जाएंगे। तब मुझे लगा कि उसके बाद ना हमें भीख मांगनी पड़ेगी। ओह शिट। मेरे को और मेरी सिस्टर, जिंदगी का सामना पहली बार मेरे को वहाँ हुआ। पीतमपुरा में एक बंसल स्वीट्स करके है, उसके आगे रेड लाइट है। तो मेरे को आज भी देखो याद है, ये 25 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ से जा रहा था तो मेरे को एक फ़ोन आता है। तो तब मोबाइल फ़ोन आ गए थे, तो आई हैड अ मोबाइल फ़ोन। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि मैं ना हुंडई कंपनी से बोल रहा हूँ और आप ऐसे फ्लोर मैट्स बनाते हैं, तो अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैंने कहा जी, तो वी वुड लाइक टू मीट यू। अब मैंने इस कंपनी का कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना था। अच्छा, Hyundai was new in India. Hyundai was very new into India. They were just setting up their plant in India. फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी रही है? इंडिया में कौन सी और इंडिया से बाहर कौन सी? तो इंडिया में रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था, बहुत सालों के बाद। तो मेरे दोस्त हैं, उनका वहाँ पे घर है। इट रियली क्लिक्ड माय दिस थिंग। और अगर ओवरऑल डेस्टिनेशन पूछा जाए, एक जगह है इंटरलाकेन, स्विट्जरलैंड। इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड में। तो आप ट्रैवल में भी कोई खाने पीने की चीज़ें ढूंढते हो? मैं चाइना बहुत ट्रैवल होता है, मतलब हर 2 महीने में मैं चाइना जाता था। तो मैं अपना खाना साथ ही लेके जाता हूँ। अच्छा। हाँ, ट्रैवलिंग में मैं खाना अपने साथ लेके जाता हूँ। उनके तो वेजिटेरियन वो भी खिलाते हैं, बट वो का इशू होता है। एक बार हुआ क्या कि मैं चाइना में एक छोटे से शहर में था, तो उसके साथ क्योंकि रेगुलर जाता था, तो मैंने उनको बोला मेरे लिए वेजिटेरियन डिश बना दो। तो वो बना रहे थे, तो मैं उसको खा रहा था। तो जब मैंने उसको ऐसे करके देखा तो नीचे से प्रॉन निकला है। तो दैट वाज माय लास्ट ड्रॉ कि भैया ये बच गए, ये बच गए, ये वेजिटेरियन में भी कुछ कांड कर जाएंगे। मैं तो यही देख रहा हूँ, थोड़ा सा सक्सेस मिला, सक्सेस भी नहीं, आजकल तो ये थोड़ा सा पैसा है जो बंदे को लगा कि हाँ जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पैसा आ गया, तो दिमाग खराब होना शुरू हो गया। अगर आप इमेजिन करो कि जब सर पे चढ़ेगा तो क्यों सर पे चढ़ेगा, जब वो कंपेयर करेगा मैं दूसरे से आगे हूं। जब वो दूसरे पे चला गया ना, तो वो अपने से तो हट ही गया। दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपने रैट रेस में आ गए, कंपैरिजन में, मुझे ये दिखाना है मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं ज़्यादा लग्जरी जी रहा हूँ, आप समझो उस दिन आपके नैतिक पतन स्टार्ट, आपका फाइनेंशियल पतन भी स्टार्ट। सक्सेस इज जो आप करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, ये सक्सेस है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और आप कमा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। दैट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। Welcome to A Day Forward, truly inspiring people. You know, a lot of people have been asking that why truly inspiring people and why not inspiring people. All I want to say is that truth comes from people. And what kind of people? Common people. Common people who made it big. So today we have a very special guest. A person who started from a 450 rupee per month house and is living in one of the best houses in the country right now, which is worth more than 100 crores. His name is Manoj Jain. He runs an industry where he employs more than 300 people. He's one of the largest OEM manufacturers in the country for all top car brands, right from Tata to Toyota to Honda to Hyundai to Kia. He has had an extraordinary life where he wanted to be a professor. Hanji, you heard it right. He wanted to be a philosophy professor, but he chose to step into a family business because he wanted his family business to succeed, which was struggling at that time. And over a 40-year of journey, he right now has plans to go global. He has his next generation also with him. And in this A Day Forward, you'll listen to a lot of his life's gems. You'll listen to how he made it so big. You'll listen to that what kind of meditation he does. You'll listen to what kind of discipline he follows that he is where he is. You'll have a lot of answers for yourself. Whether you're just starting your career or you're someone who's struggling or you're someone who's looking to retire. Here it is, Mr. Manoj Jain with A Day Forward. जो आपकी स्टोरी है ना इतनी इंटरेस्टिंग कि आप शुरू हुए थे, आपने अपनी मोस्ट ऑफ योर लाइफ अर्ली डेज गुजारे हैं मॉडल टाउन में, दिल्ली में, जहाँ पे आप एक ऐसे घर में रहते थे
जो कि 450 रुपये किराए का होता था, हाँ, महीने का 450। महीने का 450 रुपये, और आपकी पूरी फैमिली, पेरेंट्स, आप, सिस्टर वगैरह सब उसी में रहते थे। हाँ जी। और वहाँ से आज आप रह रहे हैं इंडिया के टॉप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, DLF कैमेलियाज में, जहाँ पे इंडिया के हूज हू रहते हैं, पीपल ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ प्लेस लाइक दैट। तो ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग होने वाली है, एंड मेरे ख्याल से हम इसीलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। बट पहला सवाल मेरा ये है कि आपको नींद उस 450 वाले घर में ज़्यादा अच्छी आती थी या इस whatever 75 to 100 crores वाले घर में आती है? थैंक यू विपिन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। नींद तो पहले भी अच्छी आती थी और नींद अभी भी अच्छी आती है। हाँ, फ़र्क बहुत है दोनों चीज़ों के अंदर, बट वो भी दुनिया बहुत अच्छी थी। अच्छा। और ये भी बहुत अच्छी है। वो उस टाइम पे हम यंग थे, हमारे सारे दोस्त वहाँ के थे, मॉर्निंग वॉक करनी, घूमने जाना, पार्क में खेलना, पकड़न पकड़ाई, लंगड़ी टांग, तो वो सब चीज़ें वहीं पॉसिबल थी। और वो ज़माना ही अलग था जिसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। स्कूल से आए, बैग फेंका, फटाफट कपड़े बदले। यूट्यूब भी नहीं होता था। ना यूट्यूब, फ़ोन कुछ नहीं। और वो क्या, दो पैंट शर्ट्स होती थी स्कूल की, तो उसको भी संभाल के रखा। कोई बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कपड़ों वपड़ों की नहीं होती थी। तो आए, चेंज करे और फिर अपने दोस्तों के पास भाग गए। फिर खेलते खेलते शाम को आए घर में। तो वो एक अलग सी दुनिया थी। और ये एक टोटली डिफरेंट स्केल कह लो और माहौल कह लें। एंड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट, नो डाउट। ये बहुत कंफर्टेबल जगह है रहने के लिए। कंफर्टेबल, लग्जूरियस। हाँ, लग्जूरियस। और जर्नी भी बहुत लंबी रही है। ऐसा नहीं है कि ये रही, बट एक इस जर्नी में अलग अलग पड़ाव रहे। एंड आई थिंक कि हर पड़ाव एक के ऊपर एक बिल्ड करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ मैनी स्टेप्स। तो बस वही जर्नी है, एक कहाँ से शुरू हुए थे और अभी यहाँ पहुँचे, और आगे ऊपर वाला कहाँ लेके जाता है। नींद में अगर आपने बोला दोनों जगह सेम है? नींद तो दोनों जगह सेम आती है। नींद का तो कोई नींद का कितने के मकान में रह रहे हो, कोई रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ कहने के लिए अच्छी बात है कि हम अगर महंगे मकान में रहते हैं तो नींद शायद अच्छी आती है। तो मैं ऑन द कॉन्ट्ररी, शायद लोगों को उल्टा ज़्यादा होता होगा कि द हायर यू आर तो टेंशन शायद ज़्यादा हो जाए। बट अब दोनों तरफ नींद अच्छी आती है। वील कम टू योर स्पिरिचुअल साइड इन अ वाइल, बट थोड़ा सा ये बताओ कि आपकी जर्नी करियर में कैसे शुरू हुई? इससे पहले मेरे ख्याल से आप एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए थे। हाँ, तो विपिन जी ऐसा है कि वी वर लाइक आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली। मेरे चाचे ताए सब हम लोग इकट्ठे रहते थे, और हम उसी बचपन में पैदा हुए अपने कज़न्स ब्रदर्स के साथ। और एक काफ़ी बड़ी फैमिली थी। 2 सिस्टर्स थी, एक मेरी सिस्टर थी, रियल सिस्टर, और एक मेरे चाचा जी की बेटी। एंड वी वर रेस्ट ऑफ अस वर ऑल बॉयज़। तो 6-7 लोग, 6-7 बॉयज़ थे। तो घर में एक पूरा माहौल था कंबाइंड फैमिली का। सो मेरी जो बेसिक जर्नी जो मुझे याद पड़ती है करियर वाइज, वो स्टार्ट हुई थी 1984 में, जब मेरे फादर वहाँ से अलग हुए और उन्होंने अपना काम शुरू करा। तो तब मैं 8th क्लास में था। तो मुझे याद है 14 फरवरी सुबह 10 बजे हमारी ऑफिस के मतलब फैक्ट्री का मुहूर्त हुआ था। छोटी सी फैक्ट्री थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और किस चीज़ की फैक्ट्री तब शुरू की? हम लोग, मेरे फादर बनाते थे गाड़ियों के मैट्स। ओके। और एक्सेसरीज, फ्लोर मैट्स। और उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो रबर के मैट्स होते थे, ब्लैक कलर के मैट्स होते थे। तो माय फैमिली एंड माय ताया जी एंड चाचा जी वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस रबर मैट्स इनटू इंडिया। तो 1978 से उन्होंने स्टार्ट करा था। 84 में माय फादर हैड टू मूव आउट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द फैमिली। और बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट मेरे को वो दिन याद है जब हमारा फैमिली 1984 मींस यू वर 18? आई वाज इन 8th क्लास। अच्छा, 8th क्लास में था। शायद 18 भी नहीं था, 16 के भी आसपास रहा हूँगा। तो ही ओनली हैड 4,000 रुपये थे उनके पास जब वो अलग हुए। तो इनफैक्ट मेरे पास आज भी वो कागज़ पड़ा हुआ है। 4,000 रुपये थे और हम
किराए के मकान में रहते थे और 450 रुपये उसका किराया था, 75 रुपये मेरी स्कूल की फ़ीस थी हाँ। और 65 रुपये मेरी सिस्टर की स्कूल की फ़ीस थी। तो जब मुझे पता चला कि ये 4000 रुपये मिले हैं और इसी से गुजारा करना है और एक स्कूटर है, किराए का मकान है, दैट्स इट, तो मैंने ये कैलकुलेट करा कि ये तो 5-6 महीने में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो तब मुझे लगा कि उसके बाद ना हमें भीख मांगनी पड़ेगी, ओह शिट, मेरे को और मेरी सिस्टर को। तो दैट थिंग रियली शुक मी अप कि यार ऐसे, मतलब ज़िंदगी का सामना पहली बार मेरे को वहाँ हुआ। उससे पहले तो बचपन में चलते चले जा रहे थे। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि कम व्हाट में, मैं तो मतलब दिस विल नॉट हैपन, ये वाली नौबत नहीं आएगी, ये नौबत तो नहीं आएगी। एंड आई विल मेक श्योर कि कम व्हाट में कामयाबी इज़ हैव नो ऑप्शन, ये तो होना ही है। तो ठीक है, उस वक्त काम में ज़्यादा नहीं थे, तो फादर को जितना सपोर्ट कर सकते थे करा। जब फैक्ट्री हमारी चालू हुई तो एक छोटा सा शेड बना, बिकॉज माई फादर हैड अ वेरी गुडविल। कहाँ पे था ये? तो ये दिल्ली में एक जगह है सिरसपुर करके, सिरसपुर, तो नॉर्थ दिल्ली में। हाँ, नॉर्थ दिल्ली में। तो हमें तो पैसे नहीं थे, तो हम किराए की जगह लेने के लिए गए। तो वहाँ पर एक सज्जन होते थे, महेंद्र प्रधान, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि मैं आपको जगह दिखाता हूँ। तो मेरे फादर ने एक जगह देखी, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आप जगह ले लें। तो उन्होंने उसकी रजिस्ट्री करा के हमें भेज दी। हम लेने गए थे किराए पे, उन्होंने खरीदने के लिए? उन्होंने हमें बेच दी, पैसे भी नहीं लिए, और ये बात बोली कि जब पैसे होंगे तब दे देना। ओह माय गॉड। तो हमारी फैक्ट्री बन गई। तो और हम जब मशीन वालों के पास गए तो हमें मशीन वालों ने बोला जी आप एक काम करो, 10 महीने का क्रेडिट ले लो, आराम से पैसे दे देना। बिकॉज 4-5 हज़ार रुपये में आप कहाँ पे कैसे फैक्ट्री लगा सकते हो, चांस ही नहीं है। तो मेरे को एक याद है, एक मेरठ में थे बाबूलाल, तो मैं मशीन के लिए जब गया उनके पास, ही सेड ये मशीन का मैंने ऑर्डर ले लिया, कोटेशन थी उस वक्त 6 लाख रुपए की मशीनें थी वो, अच्छा। एंड ही गेव इट टू अस फॉर फ्री। एंड उसकी पेमेंट उन्होंने 5 साल हमसे नहीं मांगी। हमने उन मशीनों को चलाया, उसमें से कमाया और वो उतारा, और लोगों को जो क्रेडिट मिलता था महीने का, 1.5 महीने का, हमारे लिए 3 महीने से 6 महीने का क्रेडिट अक्रॉस द बोर्ड सब ने दिया। ये जब आप आ चुके थे बिजनेस में तब? नहीं, ये अभी मैं आया नहीं था। अच्छा। तो ये मैं तब देखता था। ये सारी स्टोरी पता थी? हाँ, लाइक यू वर इन्वॉल्वड विद योर फादर? बिकॉज पता है ना कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ। तो भीख मांगने से तो अच्छा है कि ध्यान दे दिया जाए। करेक्ट। तो आई यूज टू गो टू द फैक्ट्री, और पता रहता था ध्यान, कान, जैसे मम्मी पापा बात कर रहे तो ज़रा कान लगा के सुन लेते थे कि हो क्या रहा है। तो बस धीरे धीरे करके काम शुरू हो गया, एंड ऊपर वाले ने मेहर रखी कि वी स्टार्टेड रीजनेबली स्टैंडिंग अप ऑन आवर फीट, और ये सिलसिला चलता रहा कई साल। एंड आई जॉइंड बिजनेस व्हेन आई वेंट टू कॉलेज। विद कॉलेज? हाँ, विद कॉलेज। यू आर फ्रॉम हिंदू कॉलेज? हाँ, आई स्टडीड फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली से। तो हमारे फैमिली में एक अनसेड रूल था कि भाई कॉलेज चले जाओ सुबह, हाँ, कॉलेज के बाद सीधा फैक्ट्री आना है, और खाना फैक्ट्री आके खाना है, लंच फैक्ट्री नहीं, वहाँ पे करना, लंच वहीं होगा। हाँ। तो मैं लंच के बहाने वहाँ जाता था, एंड उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरे को बाद में नज़र आया कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इधर उधर घूमते थे कॉलेज के बाद, चलो यार घुमाते हैं, मूवी दिखाते हैं, ये है वो है। तो उस चीज़ ने हमें एटलीस्ट ग्राउंडेड कर दिया इनटू गोइंग टू द ऑफिस, एक रूटीन बना दिया। एंड बस उस रूटीन से चलती रही बातें, आगे शुरू होती रही, और वहाँ से आप बिजनेस में चले गए? हाँ, बिजनेस में मैंने कोई कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई कि बिजनेस करना है नहीं करना है, माइंड लेफ्ट राइट होना? या एक्चुअली यस। तो हुआ क्या, दैट एज इज सच। तो हुआ क्या कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ लेक्चरर इन फिलोसफी। अच्छा। तो मैंने एक हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर बलबीर। ऑलवेज मतलब स्कूलिंग के टाइम से यू वांटेड, और जब कॉलेज में जब मैं एंटर करा तो आई रिमेंबर मैंने फिलोसफी ली थी, और उनकी जब पहली क्लास हुई तो मेरे को उस क्लास में ऐसे लगा कि उन्होंने वो टॉपिक भी मेरे को याद है आज, माया के बारे में पढ़ा रहे थे कि ये माया संसार है, माया मोह माया नहीं, माया। तो माया वाज अ टॉपिक ऑफ इंडियन फिलोसफी।
उस 45-50 मिनट के लेक्चर में मुझे दिख गया कि माया क्या है. मतलब ही वॉज सो पावरफुल इन हिज नरेशन, उसकी भारी से आवाज, एंड ही वॉज वन ऑफ द टॉप 2 professors of India in philosophy. Wow. People from outside India would come and stay with him and study and do research, and I was very blessed कि he was my teacher. तो दिख गया तो, and I was very inspired कि ये काम करना है. ये तो भाई कमाल हो गया. और मेरे को याद है क्लास में बैठे थे, राइट हैंड साइड पे विंडो थी, विंडो खुली हुई थी, गर्मियों के दिन थे कि तो उन्होंने बोला माया, तो मैंने बाहर देखा तो मुझे संसार ही माया दिख रही थी. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम. तो आई थॉट कि ओके आई विल डू इट. तो हुआ ये कि जब इंटरेस्ट आ गया तो कॉलेज में रिजल्ट भी अच्छे आने शुरू हो गए. बीइंग स्कूल टाइम तक तो हम मतलब वही 66% 70% वाले स्टूडेंट्स थे. इनफैक्ट 66.66 ही आए थे 10th एंड 12th में. बट कॉलेज में जाके आई स्टार्टेड डूइंग वेरी गुड. आई वाज द टॉपर इन फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज. एंड बेस्ड ऑन दैट आई गॉट एडमिशन इनटू एमए, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 सीट्स उस टाइम पे रिजर्व्ड होती थी एमए के लिए, बिकॉज यू वांट टू डू डॉक्टरेट. सो फर्स्ट यू हैव टू डू एमए एंड देन यू हैव टू गो टू डू पीएचडी. तो देन बस वही रहा. तो मैंने बट इसके साथ पैरेलली या फैक्ट्री चले जाते? फैक्ट्री तो जाना मैंडेटरी था. बीच में कभी कभी हम घसी मार जाते थे, चलो यार आज नहीं जाते. बट मोर और लेस वो रूटीन था. 1:30 आई वुड रीच 2 o'clock एंड देन शाम को 5. वैसे हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, और हिंदू कॉलेज के टॉपर से तो बहुत सारी लड़कियां भी अट्रैक्ट होती होंगी. या यू कैन से यस, हाँ. बट मोर देन दैट वो हमारा ग्रुप जो रहा ना, मतलब शुरू से आई बीन वेरी सोशल. मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जानने वाले बहुत सारे थे. कोर दोस्त तो बड़े लिमिटेड से ही होते हैं, बट दोस्त बहुत सारे. तो एज अ ग्रुप वी वुड मूव. एंड यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी हैड अ वेरी गुड ग्रुप, नॉट ओनली फ्रॉम माई कॉलेज. देयर वॉज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड LTS, लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विसेज. अच्छा जी. तो वो मैंने स्कूल में वी जॉइंड इट, और उन्होंने लीडरशिप की जो ट्रेनिंग दी हमें, अच्छा, इट रियली हेल्प्ड कॉलेज के अंदर. एंड जब कॉलेज के अंदर आई ऑल्सो आई वॉज हेडिंग दैट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अक्रॉस ऑल कॉलेजेस आई वॉज हेडिंग इट. एंड वी यूज टू गो टू स्कूल्स, जाते थे हम उनको वहाँ पे बच्चों को 8th 9th 10th 11th और 12th को ट्रेनिंग देते थे. और फादर वर्क थे कैलकाटा में, जो कि हमें इसमें हेल्प करते थे. ही वॉज हेडिंग इंडिया चैप्टर. तो वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम चला टू इम्पार्ट. तो वो जो पढ़ाने वाला जो चस्का था, वहाँ से पढ़ा, वो वहाँ पर देखा एक्चुअली. तो घर पे बात की आपने ये कि मेरे को लेक्चरर बनना है? हाँ. तो एक बार मैंने बोला कि भाई अब एमए में एडमिशन हो गई है, तो आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर नाउ. तो मेरा वो डायरेक्शन रहेगा. तो घर वालों ने बोलना शुरू करा, अरे ये फादर ने मदर ने? दोनों ने. और फादर मदर ने दोनों ने, कि हमने फैक्ट्री लगाई है, ये किस लिए लगाई है, यू आर बीइंग द ओनली सन, तो अब तो ये थोड़ी बहुत पैरों पे खड़ी हो गई है, तो इतनी मेहनत क्यों करी अगर तुमने ही नहीं आना था. तो वही है कि उनकी बातों को सर आंखों पे रखते हुए, मतलब इट वाज ओके, आई डिसाइडेड टू जॉइन द फैक्ट्री फुल फ्लेज. एंड MA आई ड्रॉप्ड आफ्टर 1 month ऑफ ज्वाइनिंग. अच्छा, you didn't complete your MA? No, I dropped my MA after 1 month of joining because उसकी क्लासेस बहुत कमिटमेंट के साथ चाहिए. अगर आपको PhD करनी है तो you have to be very committed. It's a higher studies. And then you were fully into business? हाँ, fully into business. तो उसमें ऐसा हुआ कि I joined full time. तो पहले 3-4 दिन 5 दिन में ऑफिस गया. तो 6-7वें दिन के बाद आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फैक्ट्री. तो मैं अपनी किताबें ले जाता था, तो रीडर जैसे वो पढ़ता था. तो माय फादर आस्क्ड मी वन डे कि ये तुम फैक्ट्री देखने आ रहे हो कि पढ़ने आ रहे हो? मैंने कहा ये फैक्ट्री तो ना कल भी बंद हो जाएगी, ये परसों भी बंद हो जाएगी, तो मतलब व्हाट्स द यूज़? कहते मतलब. मैंने कहा ये फैक्ट्री लंबी नहीं चल सकती है. कहते मतलब व्हाट मेक्स यू से दिस? मैंने कहा जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मुझे लगता है वो यहाँ मिसिंग है.
नो हमने इतनी मेहनत करके इसको खड़ा करा है, यू शुड नॉट क्वेश्चन लाइक दिस। ये मैंने कहा अच्छा आप देखो। तो आई शोड हिम एन एग्जांपल। एक वर्कर को मैंने बोला ज़रा सुनना। उसने बोला कि जिसको बात करनी होगी ना इधर आके बात कर ले। तो ही सॉ दिस एंड ही अंडरस्टूड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा हिंदुस्तान की कि फैक्ट्रियों में लेबर स्ट्राइक करती है, बिल्कुल। यहाँ पर मालिकों ने स्ट्राइक कर दी थी। अच्छा। सो वी सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क एंड वी वर वेरी कमिटेड। मेरे फादर ने बोला कि बेटा यूनियन होगा, प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा कुछ भी हो, ऐसे नहीं काम करेंगे। पढ़ाई का तो शौक है, ये पढ़ा लूँगा। नहीं होगा तो गाड़ी वाड़ी भी ठीक चला लेते हैं, कुछ भी काम कर ही लेंगे, बट ऐसे नहीं चलेगा। मतलब अगर कोई चीज़ को कर रहे हो तो ठीक से करो, नहीं तो नहीं करो। तो ही एग्रीड एंड 15-20 दिन बड़ा उथल पुथल हुआ एंड एवरीबडी वॉज पेड वॉट एवर दे ड्यू टू द लास्ट पेनी। एक पैसा भी किसी का नहीं रखा गया, सबको निकाल दिया पूरा A to Z। एवरी वर्कर वॉज गिवन एंड हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई थिंक कॉलेज के बाद 20 के आसपास आई वुड हैव बीन। 20 साल के आसपास था मैं। बट देन इट कमिटमेंट मेरी बहुत हो गई उसके बाद कि भाई विदिन 10 days ऑफ योर जॉइनिंग। या 10 days ज्वाइनिंग के बाद, और ये उसके 1 महीने के अंदर ये हो गया था। वाओ। तो बट परमात्मा ने रखा सही कि भाई इट गॉट सॉर्टेड। उनको हटाया, फिर नया स्टाफ तो फिर हम लोगों ने नए लोग रखे, पुराने भी रखे। बट देन पुरानों वालों के साथ ये बात करेगी कि डिसिप्लिन क्या होता है और हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो, बट कंपनी तो एक कंपनी की तरह ही चलेगी, फैक्ट्री तो एक कमिटमेंट और एक तरीके से ही चलेगी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि व्हेन वी स्टार्टेड अगेन आवर प्रोडक्टिविटी वेंट अप बाय 20% स्ट्रेट अवे। आवर कॉस्टिंग वेंट डाउन एंड दे कुड सी ऑन पेपर कि हाँ ये फ़र्क पड़ गया। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट्स ऑफ। वो जो वर्कर था जिसने ये कहा था, हाँ, उसने रीजॉइन किया या वो तो नहीं, ही हैड टू रीजॉइन बिकॉज उस टाइम पे लेबर लॉज डिड नॉट अलाउ अस टू रिट्रेंच फोर्सफुली एंड वी आर नॉट ऑफ दैट नेचर ऑल्सो टू डू इट। तो वी केप्ट हिम बैक, बट हिज रोल वॉज चेंज्ड फ्रॉम वर्कर टू अ गेट कीपर। एंड then आगे जाके in due course he also left the organization. तो ये रहा। That was your entry into business. हाँ, that was one entry into business. But when was the time where you said कि because philosophy के आप स्टूडेंट रहे हैं, लेक्चरर आप बनना चाहते थे, तो मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उस समय बिजनेस या पैसा या कोई उस टाइप के मटीरियलिस्टिक गोल्स तो रहे नहीं होंगे लेक्चरर के माइंडसेट में। तो बिजनेस के बड़े गोल्स आपने कब बनाए? तो व्हाट हैपेंड विपिन, व्हेन दिस फैक्ट्री वाज देयर, तो जो हमारे मतलब हमारी इमीडिएट फैमिली ताया जी वगैरह थे, दे वर डूइंग विद बिग कंपनीज। आई वुड नॉट नेम द कंपनी, दे वर ऑलरेडी सप्लाइंग टू वन कंपनी। तो मेरा शुरू से कार कंपनी, हाँ, बिग कार कंपनी। तो मेरा बड़ा शुरू से शौक था टू वर्क विद अ कंपनी लाइक दैट। तो मैंने चिट्ठियाँ लिखी। उस टाइम पे तो ईमेल्स तो होती नहीं थी। आप जो है लोकल मार्केट में देते? हम लोकल मार्केट में देते थे, वो लोकल मार्केट में भी देते थे, वो OEM में भी देते थे। तो मैंने चिट्ठियाँ लिखी जितनी भी कंपनियाँ थी उस टाइम पे, बट आई डोंट नो वेदर दे रीच द राइट टेबल और नॉट। हमें भी इतना एक्सपोजर नहीं था किसको लिखनी है। तो वी रोट लाइक टू द परचेज मैनेजर, टू दिस टू द जनरल मैनेजर। 3-4 चिट्ठियाँ डाल दी, रिजल्ट कहीं से नहीं आया। तो इत्तेफाक क्या हुआ, धीरे धीरे करके आफ्टर मार्केट में वी स्टार्टेड बिकमिंग गुड। अच्छा, उससे पहले एक इंसिडेंट मेरे को और याद आता है। तो मैं जब भी फैक्ट्री के अंदर बोलता था कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हाथ तो देखो तंग होता ही। मतलब ऐसा तो नहीं था वी हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो मैंने अपने फादर के साथ एक एग्रीमेंट करा। अच्छा, माय फादर वुड ऑलवेज सपोर्ट मी। अच्छा, मतलब हमेशा उन्होंने मेरे को ना तो कभी आज तक करी। विद योर डिसीजन? हाँ, विद माय डिसीजन। ही नेवर सेड नो टू मी। बोलते थे ऐसा कर लो, देख लो, इसको ऐसे कर लो। तो और मैंने मौका भी नहीं दिया उनको शिकायत का। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि मुझे ना ऐसा करके कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो दैट रिक्वायर्ड सम मनी। ही सेड पैसे तो है नहीं।
मैंने कहा अच्छा आप एक काम करो, आप मुझे 5,000 रुपये ना लोन पे दे दो। 5,000? हाँ, मतलब 5,000 एट दैट टाइम वी कुड अफोर्ड 5,000। तो कहते क्या करेगा? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं एक इम्प्रूवमेंट करूँगा फैक्ट्री से, बस एक कंडीशन मेरी ये है कि जो भी इम्प्रूवमेंट होगी उससे जो भी पैसे बचेंगे, एक्स्ट्रा जो आएंगे, हाँ जो एक्स्ट्रा आएंगे, आप 5,000 काट के बाकी पैसे मेरे को दोगे हर महीने। वाह। तो ही सेड ठीक है, तो बट करेगा क्या? तो मैंने कहा ये जो हमारे यहाँ बॉयलर लगा है, तो ये ना मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एफिशिएंसी इसकी ठीक नहीं है, तो इसकी जो स्टीम हम जनरेट करते हैं मशीनों को हीट करने के बाद वेस्ट हो जाती है। हाँ। तो आई विल ब्रिंग ऑल द स्टीम बैक टू द बॉयलर, और जो ये पानी ठंडा चढ़ाते हैं इसको हम गरम करेंगे, इसको गर्म करके तो जो डिफरेंशियल होगा वो इसको करेंगे। तो मैंने पेपर पे कैलकुलेशन करी कि 13% हमें बचना चाहिए एनर्जी, और बॉयलर वाले को मैंने पहले ही सेट कर लिया था, हाँ भाई तेरा कितना कोला लगता है बता। तो उसने बताया जी इतने इतने टन कोला लगता है। तो मैंने कहा चल तू कर। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए। 5,000 रुपये मेरे खर्च हो गए हौद बनाने में और उसको इंसुलेशन कराने में। अब पाइप कहाँ से आए? तो जितने भी टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे फैक्ट्री में सब जोड़ जाड़ के उनको जोड़ जाड़ के मैं पाइप ले आया। तो बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, बट फिर भी 9% के आसपास हमें सेविंग हुई। अच्छा। तो वो 9% की सेविंग वाज प्रिटी ह्यूज। तो मैंने कहा जी ये पहले महीने के बाद ये पकड़ो आप अपने पहले महीने में 5,000 हाँ, चले गए। 5,000 आप वापस पकड़ो, बाकी मेरे को दे दो। एंड वो जो ट्रेंड है इतना वो अच्छा रहा मेरे लिए कि वो पैसा एक तो मल्टीप्लाई होता रहा, एंड देन ही नेवर सेड एनी इम्प्रूवमेंट टू मी। तो उसके बाद एनी नो टू एनी इम्प्रूवमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट मैंने जनरेटर्स चेंज कर दिए, उसके बाद वायरिंग क्या, मतलब द होल फैक्ट्री वाज ट्रांसफॉर्म्ड बाय दैट 5,000 रुपीज़। वाह। तो अगर मैं देखूं तो वो डिसीजन डिसाइड करने के बाद उसको गो थ्रू करना, गिव अप नहीं करना, दैट रियली, और उन्होंने वो फ्रीडम दिया आपको? वो फ्रीडम दिया। तो पहला OEM ऑर्डर, पहला बड़ा कार कंपनी ऑर्डर कब लिया? तो हम लोग आफ्टर मार्केट में भी बिकेम वेरी सक्सेसफुल और हमारा नाम था। तो आफ्टर मार्केट और OEM का थोड़ा डिफरेंस बता दो, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो। तो आफ्टर मार्केट इज जब जो ओरिजिनल कार कंपनीज हैं व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट इधर गाड़ी के अंदर लगाने के लिए या गाड़ी के साथ एज एक्सेसरीज बेचने के लिए, तो उसको OEM और कार कंपनीज के अंदर बोला जाता है। ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरीज और ओरिजिनल इक्विपमेंट, OE एंड OA। और इसके सिवाय जो बाजार में माल दे जाता है डीलर्स को, करोलबा, कश्मीरी गेट, ऑल ओवर इंडिया, तो उसको आफ्टर मार्केट, उसको आफ्टर मार्केट आफ्टर मार्केट बोलते हैं। तो आफ्टर मार्केट में तो हम लोगों का धीरे धीरे करके सक्सेस आ गया। वी वर प्रीटी कंफर्टेबल, आ रहा था, जा रहा था। तो एक दिन मैं शाम को 7 बजे प्रीतमपुरा में एक बंसल स्वीट्स करके है, उसके आगे रेड लाइट है। तो मेरे को आज भी देखो याद है, ये 25 साल पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 1999 की बात है, 1997 की। तो मैं वहाँ से जा रहा था, तो मेरे को एक फ़ोन आता है। तो तब मोबाइल फ़ोन आ गए थे, तो आई हैड अ मोबाइल फ़ोन। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उसने बोला कि मैं ना हुंडई कंपनी से बोल रहा हूँ, और आप ऐसे फ्लोर मैट्स बनाते हैं? तो अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो मैंने कहा जी, तो वी वुड लाइक टू मीट यू। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ जी कब मिलना है? तो उसने कहा जी अब ऐसे 2 दिन बाद मंडे आप आ जाओ। मैं कहा ठीक है, मंडे कितने बजे आना है? कह रहा जी सुबह 10 बजे। ओके जी। अब कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मैंने इस कंपनी का कभी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना था। अच्छा, Hyundai was new in India. Hyundai was very new into India. They were just setting up their plant in India. और आपको बिजनेस में कितना टाइम हो गया था? 10 साल? 7-8 साल, 7-8 साल हो गए थे। तो मैं अपने एक फ्रेंड है मेरा, उसको मैंने बोला चल भाई, डर तो लगता ही है। तो मैंने कहा चल। तो बड़ा सा तैयार व्यार होके, शर्ट पैंट पहन के हम लोग चले गए। तो वहाँ पर एक, कहाँ थी फैक्ट्री उनकी? फैक्ट्री नहीं थी, उनका ऑफिस था GK1 में। अच्छा। GK1 में उनका ऑफिस था, अभी प्लांट सेटअप हो रहा था। तो हम वहाँ गए, तो हमने उनको प्रोडक्ट दिखाए। उन्होंने बोला जी हमें अच्छा है। 1-2 मीटिंग्स के अंदर उन्होंने हमें कहा ये प्रोडक्ट ओके है। तो अब वो नादानी समझ लो और एक्सपीरियंस की कमी समझ लें, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये बट महंगा है। अब हमें तो चाहिए था ऑर्डर,
तो हमने हमने रेट रिड्यूस कर दिया। अब उनको ऐसा लगा कि ये तो एक बार बोला तो रिड्यूस कर दिया, तो पता नहीं इसमें कितना गुंजाइश है। तो हमें उन्होंने निचोड़ना शुरू करा जी। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 months, हफ्ते में 2 मीटिंगें होती थी, हर में रेट रिड्यूस हो जाता। और रेट रिड्यूस, कभी टेक्निकल डिस्कशन, कभी नए सैम्पल्स, कभी कुछ। तो वो किस्सा कहानी शुरू हो गया। एंड ऑर्डर नहीं मिला था अभी तक? नहीं, ऑर्डर नहीं, अभी तो डिस्कशन हो रहा है। 6 महीने तक? 6 महीने तक तो चल रहा है। हाँ। और वो डे बाय डे सैंपल बनते थे, उसकी भी कॉस्ट थी, पूरा दिन जाने आने में भी वेस्ट होता था। तो एक दिन मेरे फादर ने मेरे को बोला कि भाई ये सब टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, इन्होंने माल वाल लेना नहीं है तो तुम छोड़ दो। इसको छोड़ो। मैंने कहा नहीं डैड, लेंगे, ऊपर वाले कभी कभी मौका देता, छोड़ नहीं सकता मैं। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को बुलाया जो मेरे साथ जाता था। तुम्हें तो अक्ल है, इसको समझाओ अपनी फैक्ट्री छोड़ के ये कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसने भी बोला अंकल नहीं, चांस है, कर लेंगे, मौका दो, ये दो। तो मेरे मामा जी का ना मेरे पे बड़ा इन्फ्लुएंस है, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू हिम। तो उन्होंने मेरे मामा जी को बुला लिया जी लुधियाना से, कि आओ जी, लड़का हाथ से निकल गया है, ये तो काम वाम की तरफ ध्यान नहीं है इसका। तो वो आए, उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ रिज़ल्ट है तेरे पास, कुछ दिखाने के लिए है? मैंने कहा नहीं, दिखाने के लिए तो नहीं है, मगर इतना काम कर दिया। कहते काम तो करा, बट वेयर इज़ द रिज़ल्ट? तो मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरे को 10 दिन दो। 10 दिन में या तो मैं ले आऊँगा ऑर्डर, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। अब ऑर्डर तो लेकर आना था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला चल भाई, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर पूरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया मेरा। जहाँ पर हम रिसीविंग एंड पे थे ना, फिर हम गिविंग एंड पे आ गए। अच्छा। तो मैं उनको मिला, मिस्टर राजेश सिंह थे, मतलब बहुत मेरे अजीज़ थे, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड माई जर्नी। तो मैंने उनको बोला सर ऐसे है, बाटा के ना नए जूते खरीदे थे जिस दिन मैं पहली बार आपके ऑफिस आया था, आधे घिस गए। आपको माल लेना है कि सिर्फ रेट खेलना है मेरे साथ? कहते नहीं अभी ये है वो है। मैंने कहा सर आप कितना रिडक्शन चाहते हो ये बताओ, एक ही बार में दे दो। आप एक ही बार बोल दो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर कितनी देर में, साथ में ये बता दो। तो उनको भी लगा कि यार आज थोड़ा टोन डिफरेंट है। उन्होंने कहा ऑर्डर तो दे देंगे 1 घंटे में, तुम 15% रेट कम कर दो। अच्छा, उस टाइम पे हम अपने मोरलेस ब्रेक इवन पे आ गए थे। तो उन्होंने कहा 15% रेट कम कर दो। मैं कहा सर 15 कम कर देंगे परसेंट रेट तो आप दे दोगे ना ऑर्डर? कह रहे हाँ ऑर्डर दे देंगे। मैंने सर कम करा। अब वो टेबल के नीचे से मेरे फ्रेंड ने मुझे लात मारी कि बस कर, अरे घर जाके जवाब क्या देना है कि ऑर्डर भी लिया और घाटे में। तो मैंने सर ऑर्डर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम वहाँ से उठे, जब तक घर आए फैक्स आ गया कि ये वेंडर भर के दो, वेंडर फॉर्म भर के दो, कल तक ऑर्डर आ जाएगा। जब वेंडर फॉर्म आ गया हमने भर के दिया। अब वो मेरे से रास्ते में मेरा फ्रेंड पूछता है कि कवर कैसे करेगा? मैंने कहा देख, मैं ना तो वहाँ भी कर सकता था, ये मेरे को ऑर्डर देंगे, मैं उसको कराऊंगा फ्रेम, अपनी सीट के पीछे लगाऊंगा कि हुंडई ने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने सप्लाई नहीं करा, मैं 6 महीने की मेहनत थोड़ा ना जाने दूंगा अपनी। तो कह रहा अच्छा तो माल तो देना नहीं है। मैंने कहा माल कहाँ से दे देंगे, तो लॉस में थोड़ा ना माल देंगे, अलाउ ही नहीं होगा ऊपर से। तो ठीक है। तो अगली मीटिंग में उन्होंने हमसे पूछा अब माल कब दे रहे हो? मैंने कहा सर 6 महीने में दे देंगे। कह रहे 6 महीने में? गाड़ी तो आ रही है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर आई थिंक 1997 को आई थी, सेंट्रो। तो मैंने कहा सर हमने आपको ना मेल डाली थी पहले दिन जब पहली मीटिंग हुई थी कि ये प्रोडक्ट इतनी देर में बनेगा, ये प्रोडक्ट इतनी देर में बनेगा, ये प्रोडक्ट इतनी देर में बनेगा और ये प्रोडक्ट इतनी देर में बनेगा। आपने जो सबसे ऊपर वाला प्रोडक्ट है आपने वो सिलेक्ट करा, चूज किया, उसमें 6 महीने लगेंगे, उसका मटेरियल इंडिया के बाहर से आएगा, ये वेंडर है, ये बड़े अच्छे से मैंने उनसे बात करी। तो कह रहे हैं अच्छा तो 20 दिन में क्या दे सकते हो? सर ये सबसे नीचे वाला ये वाला। तो कहते हैं ये दे दो। यू विल नॉट बिलीव विपिन जी, उस प्रोडक्ट में मार्जिन भी था, मैंने थोड़ा बफर भी रखा था ताकि नेगोशिएशन के लिए छोड़ दें। उन्होंने कोई नेगोशिएशन नहीं करी मेरे साथ। उनको 20 दिन में चाहिए था। उनको 20 दिन में चाहिए था और हमें उन्होंने उसका पहला ऑर्डर निकाला, मेरे को आज भी याद है, 400 GLS, 400 GLE और 400 बूट मैट
1,44,600 रुपये का ऑर्डर था। वाह, वो पहला ऑर्डर, पहला OEM का ऑर्डर। पहला मेरी ज़िंदगी का वो ऑर्डर था। और जब वो बना, मतलब उसको जब बनाना था 20 दिन में मोल्ड बनने हैं, सब कुछ बनना है, तो दिन रात मेहनत करी। मतलब एक ख्याला करके एक जगह दिल्ली में, जहाँ पे ऐसी डाइयाँ वाइयाँ बनती हैं, वहाँ मैनुअल मशीनें चलती थी। बस वहाँ पे सारा दिन कुर्सी डाल के वहाँ बैठे रहते थे, हाथ के हाथ डाइयाँ बनाई, लाए, चलाए, वो गया। जब वो पहला ऑर्डर निकला फैक्ट्री से, तो मैं उसको यूपी बॉर्डर तक छोड़ने गया कि मेरे माल को हुक ना लगा दें, क्योंकि छोटा सा कंसाइनमेंट था ना, ट्रक में तो पूरा आया नहीं। तो मैं उसको छोड़ने वहाँ तक गया कि जब पलटे बड़े ट्रक में तो साफ हो। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई OEMs के साथ काम करने की। आपको पता है, फिलॉसफी चाहे आपने पढ़ी है, मगर आपके फादर की और मामा की डिस्कशन सुनने के बाद एक बात बड़ी क्लियर हो रही है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैन्स की परसेंटेज बड़ी कम है इंडिया में, मगर उनकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत हाई है। वो जो ये पूरी आपकी कॉन्वर्सेशन है ना, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट। हाँ, व्हाट यू सेइंग इज़ करेक्ट। और मैं भी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा फोकस हमारे जैन फैमिलीज़ में मैंने देखा है। एंड इट इज़ नॉट गॉट टू डू विद जैन्स ओनली, कहीं पर भी हो सकता है, बट क्या नर्चर वैसे करा जाता है फैमिलीज़ के अंदर। पहले दिन से ही नर्चर करा जाता है। जैसे कहते हैं ना, मछली के बच्चे को तैरना थोड़ा सिखाना पड़ता है। डॉक्टर का बच्चा आधा डॉक्टर पैदा होता है। तो कंसिडरिंग दैट, आई थिंक इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी कि वो दे आर अट्यून टू बिजनेस, मगर मेहनत तो पूरी खुद ही करनी पड़ती है उसका। कोई वो। अच्छा, जैसे आपने अपनी और अपनी सिस्टर की फीस बताई, आपके बच्चों की फीस क्या थी जब वो स्कूल में पढ़े? तो मेरे तीनों बच्चे हेरिटेज से पढ़े हुए हैं, और फॉर हायर स्टडीज़ दोनों मेरी बेटियां, मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियां मेरी USA से और UK से पढ़कर आई हुई हैं। वेरी गुड। और माय सन डिड हिज स्टडीज़, हायर स्टडीज़ हियर ओनली। तो अब तो उनकी फीसें तो लाखों में जाती थी। मतलब पूरा पैकेज तो 3 साल 4 साल का करोड़ तक गया होगा। हाँ, मतलब उतना नहीं, अब वो तो आज की डेट में जाता है। हाँ, बट यस, रहना खाना पीना इज मोर देन 50 lakhs, तो यस। एट दैट टाइम कुड यू इमेजिन, उस समय आपने सोचा था ऐसा कुछ भी? तो विपिन, इसमें ना मेरे को कहानी याद आ गई। हाँ। एक दिन ना वो मुफलिस के दिन थे, जैसे कहते हैं ना, मैं मुफलिसी के दिन थे। तो मैं बस स्टॉप में बैठा हुआ था, DTC की बस स्टॉप पे। एक गाड़ी निकली, आदमी, मुझे याद है, मैरून कलर की गाड़ी, इतनी सुंदर गाड़ी मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। अम्बेसडर और फिएट चलती थी। तो मैंने कहा किसी दिन पैसे होंगे ना, तो यार ये गाड़ी लूँगा, ये गाड़ी लेंगे। एंड एज लक वुड हैव इट, आफ्टर वी स्टार्टेड, वो गाड़ी थी डाइवू की। अच्छा, CLO जो पहली गाड़ी आई थी। हाँ, उन्होंने मैरून कलर की अपने डायरेक्टर्स के लिए कुछ पायलट लॉट बनाया था। और आफ्टर सम टाइम I took that car. Wow. And आज भी, मतलब I cannot imagine कि जहाँ भी मैं हूँ, मैं यहाँ हो सकता था। उस टाइम पे मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। इसमें what do you think? What is the factor लक ज़्यादा है, डेस्टिनी ज़्यादा है, या आपके फैमिली वैल्यूज़ और जो आपने काम किया? तो अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए, लक का हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो तो जो ऊपर वाले ने देना है वो देना है, और डेस्टिनी जो उसने लिख दी है वो लिख दी है। बट एक चीज़ जो मेरे को लगता है, सर नीचे करके ना, और चुपचाप बस लगे रहो, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ बस लगे रहो, एज इफ और कुछ है ही नहीं। मतलब या तो बोलो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए नहीं, और अगर चाहिए तो फिर उसके अंदर उसके पीछे जाने के लिए जाना पड़ेगा। कंजूसी क्यों करनी? गिव योर 100%, मोर देन 100%। बस कंसिस्टेंटली लगे रहो, पहुंच तो जाते हैं। एक, अगर आपको याद होगा, एक रानी बाग में एक बंदा ठेला लगाता था, टिक्की बेचता था। हाँ। तो मैं इत्तफाकन उससे टिक्की खाने जाता था, क्योंकि हम पीतमपुरा में रहते थे, तो वो टिक्की खाने जाता था। आज उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैंने तो सुना है वो पब्लिक इशू भी लेकर आ रहा है, बिट्टू टिक्की वाला। हाँ। तो अब आप इमेजिन करो, एक ठेले वाला बंदा, जो एक मैंने कॉमन फैक्टर देखा है, जो लोग कामयाब होते हैं उनमें, मैंने, मतलब अगर आप भी देखो अपने आसपास,
जो लोग कामयाब होते हैं उनमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, वो जो भी काम कर रहे होंगे वो मतलब उस पूरी इंडस्ट्री में टॉप 1 और 2% वाला कर रहे होंगे, हाँ, मतलब इतना बेहतर कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी, अगर 1 और 2 नहीं भी बने हैं और काम 1 और 2% वाला है, बन जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, टॉप 1 और 2% वाला काम क्या होता है? सो एग्जाम्पल, यू कैन बी अ लीडर ऑफ अ कंपनी जो ऑलरेडी ग्लोबली 1 और 2 नंबर पे है, ठीक है, बट हर कोई तो नहीं 1 और 2 हो सकता ना। तो जो नीचे भी अगर है, अगर उसकी सारे फिलॉसफी, उसका कोर वैल्यूज़, उसको अपने काम में उतना लगन है जो कि 1 और 2 होने के लिए ज़रूरी है, उसको कोई रोक नहीं सकता वो बनने के लिए। और इसका मैंने अपनी लाइफ में एग्जांपल ये देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा R&D करते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाने। मेरे फादर ने स्टार्ट करा था रबर का, और रबर का प्लांट उस टाइम पे बहुत वो था, बट धीरे धीरे करके वी वेंट इनटू प्लास्टिक्स के अंदर अभी हमारे पास 6 डिफरेंट प्रोसेसेस है जो हम रन करते हैं। तो वी आर नॉट ओनली इनटू रबर मोल्डिंग, वी आर इनटू इंजेक्शन मोल्डिंग, वी आर इनटू वैक्यूम फॉर्मिंग, वी आर इनटू लिक्विड पोरिंग, वी आर इनटू कैलेंडरिंग एंड वी आर इनटू कारपेट्स। तो अभी तो इनफैक्ट रोबोटिक मशीन्स भी हैं हमारे पास जो कि वही प्रोसेस कर रही हैं। तो आप अपने काम की बारीकी में घुस जाओ कि जब किसी को कुछ पूछना हो तो बोले उसके पास जाओ, इस फील्ड का वो मास्टर है, वो बताएगा। जब वो पोजीशन आ जाएगी आपको सक्सेस उसके साथ साथ आएगा। मनोज जी, ये जो आप बोल रहे हो कि बारीकियों में आप नंबर 1 नंबर 2 में पहुंच सकते हो, तो ये बारीकियों को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओगे? हाँ, तो इसमें ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है। ये अराउंड 12-13 साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबली, उसने अपनी यहाँ पर एक कार कंपनी है, उसने यहाँ पर एक अपनी कार लॉन्च करनी थी, और वो कार इंडिया में लो प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करनी थी। तो उसकी डिस्कशन के लिए उन्होंने हमें बुलाया। और हमारे साथ साथ, क्योंकि मल्टीपल वेंडर्स में से एक वेंडर को सिलेक्ट करना होता है, तो उन्होंने 2 वेंडर्स और बुलाए थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपना नंबर 3rd रखवाया था। पहले वो 2 चले जाएं, मेरा नंबर आराम से आए। तो मैं जब गया तो बाहर बैठा था, तो 45 मिनट्स की वो मीटिंग थी। उसके बाद 15 मिनट के लिए वो लोग उसको रिव्यू करते थे आपस में, फिर अगले बंदे को बुलाते थे। तो जब मैं पहुंचा तो सेकंड टीम अंदर जा रही थी। तो सेकंड टीम में ना 16-17 लोग थे। अच्छा। तो जब मैंने उनको अंदर जाते हुए देखा तो मैंने कहा यार मैं तो अकेला ही आया हूँ तो क्या करें, चलो अब तो क्या करना है। जब पहुँच ही गए, तो जब वो बाहर आए तो मैं अंदर गया, तो मैंने देखा कि 16-17 बंदे तो अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ से आए हुए थे। कंपनी था सर इधर में। तो उन्होंने कहा बताओ अपने बारे में, 5 मिनट हमारे बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा लाइट्स ऑफ, और उन्होंने हमें प्रोजेक्शन पे कार के वो दिखाया, एरिया दिखाया जिसका कंपोनेंट बनाना था। तो देख लिया, हाँ जी लाइट्स ऑन। उसके बाद बोला हाँ जी बना दोगे? हाँ जी बना तो देंगे, नो प्रॉब्लम, बट ये पार्ट लगेगा नहीं इस गाड़ी में। अच्छा। अब दे फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, मतलब अजीब सा उनको लगा सुन के कि एक बंदा कह रहा है जी पार्ट तो बना दूंगा बट लगाओगे कहाँ? तो कहते व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आपने पार्ट तो डेवलप करा दिया, लगाने का प्रोविजन तो बनाया नहीं गाड़ी में। तो उन्होंने कहा वेट। दोबारा से लाइट्स ऑफ हुई और स्क्रीन पे दोबारा, प्रोजेक्शन पे दोबारा देखा गया वो, एंड दे रियलाइज्ड कि वो पार्ट के अंदर वो प्रोविज़न दिया ही नहीं गया। अब किसी भी गाड़ी को बनाने में 18 महीने मिनिमम लगते हैं। प्लानिंग तो 3 साल पहले स्टार्ट होती है, 18 महीने में टूलिंग वूलिंग्स बन के सब रेडी होती है। गाड़ी आने में सिर्फ 2-2.5 महीने। हाँ, वो गाड़ी रेडी थी। तो गाड़ी रेडी थी, दे कुड नॉट गो बैक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। या तो ये पार्ट नहीं लगेगा, और लगेगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा जी फिर सोल्यूशन क्या है? मैं जी सोल्यूशन तो मैं दे दूंगा, बट ऑर्डर दे दो, बट पहले तो ये कंफर्म करो कि धंधा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कह रहे अगर सोल्यूशन हमारे मतलब का हुआ तो वी विल गिव यू द बिजनेस। मैंने कहा ओके डन। तो उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स भी थे। मैंने कहा हाँ जी ओके सेटल्ड। हाँ जी। तो मैंने कहा जी हम ये करेंगे। अब बिकॉज ग्लोबली कई जगहों से टीम्स आई हुई थी इंजीनियरिंग की, उन्होंने हमसे पूछा अगर ये करोगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। मैंने कहा बिल्कुल यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, और टूलिंग में यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। कहता हाँ यहाँ पर भी आएगी।
और हम दोनों के बीच में गिव एंड टेक हो रहा था, बस शॉर्ट ऑफ हम टेबल पे दोनों जी ने नहीं चढ़े, डिस्कशन हम दोनों के बीच में हो रहा था, और वो मीटिंग चली हमारी 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे के बाद दे गिव अस द प्रोजेक्ट एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड, और वो गाड़ी में फिर हमने वो पार्ट दिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल एग्जाम्पल्स ऑफ गेटिंग इनटू थिंग्स जो आम लोग देखना चूक जाते हैं. अगर आप अपने हाथ से कर रहे हो काम, करत अभ्यास अगर अपने हाथ से कर रहे बारीकियों में घुसते तो यू विल नो कि ये कैसे होगा. चलो मनोज जी, एक काम करते हैं, थोड़ा टहलते हैं और फिर आगे की बात उस पर करते हैं. ज़रूर. तो मनोज जी, एक बात बताओ, जितना मैं जानता हूँ आप काफ़ी मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन आपकी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आप मेडिटेशन में गए? So I happened to get into meditation by prasadam, ऊपर वाले के प्रसाद के रूप में, from when I was 44 years of age. अच्छा. And the journey started then, and it has been a very beautiful journey ever since. तो जैसे वो शुरू में जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो शौक ज़्यादा होता है. हाँ. तो स्टार्टिंग में तो कई आवर्स चलती थी, और मतलब मैं ऋषिकेश, गंगोत्री और बहुत सारे आश्रमों में बहुत ट्रैवल करता था. अभी ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10-12 years it has settled down into a routine. Okay. Whereby I do it early morning. Early morning. How early? So anything between I start around 3:30. 3:30. हाँ, and finish whenever body permits, and then एक घंटा? नहीं, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है. 1 घंटा तो ज़्यादा होता है. 1 घंटा तो ज़्यादा होता है. नहीं, वो it's been long journey. Sometimes it's 2-3 hours also. 3 hours Also. Wow. So every day you wake up at 3:30? हाँ, if there is no prior commitment, एक दिन पहले कोई कमिटमेंट नहीं है, मतलब कुछ पुश नहीं करना. अच्छा, पुश नहीं है. मतलब मेडिटेशन में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ज़बरदस्ती कुछ नहीं करनी है, सहज तरीके से जो मिल जाए, जैसा मिल जाए. शुक्रिया, थैंक यू. वेरी नाइस. और इसके बेनिफिट्स क्या हुए आपको, और कौन से एस्पेक्ट में बेनिफिट हुए? तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ है कि एक चीज़ को समझने की गहराई बिल्कुल ही डिफरेंट चली गई. जो हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से समझते थे, उसकी एक डेप्थ एक अलग लेवल पे है अब. अच्छा. तो सेम इंसिडेंट्स, आप सेम सिचुएशन के अंदर यू कैन फील वेरी वेरी डिफरेंट, एंड इट्स लाइक हैविंग एन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अवेलेबल टू यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो अंदर से ही आ जाता है कि ये ऐसे लेना है. कई बार माइंड भी अप्लाई नहीं करना पड़ता. अच्छा. और कई बार तो ऐसे होता है कि भाव ही उठता है, और भाव ही गाइड कर देता है, कि मतलब माइंड तक तो बात जाती नहीं है. भाव उठता है, और बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ R&D, तो जो उसके आइडियाज आते हैं भाव से आ जाते हैं. जैसे ज़रूरत होती है तो अपने आप चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं उस तरफ से. तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, ऐसा कुछ लेके बैठते हो कि आज ये वाले? नहीं. सो इट इज़ नॉट अ बिजनेस. मतलब मेडिटेशन कैन नॉट बी अ बिजनेस कि मैं उसको करूं तो मेरे को कुछ प्राप्त हो. तो मेरे को इसका आंसर मालूम है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन अबाउट इट. हाँ. सो कुछ प्राप्ति के लिए तो आप कुछ करो तो मेरे को लगता है कि वो फिर इस व्यापार. आपने कुछ दिया एंड देन यू एक्सपेक्ट समथिंग, लेने के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो इट कैन नॉट बी वेरी प्योर. लाइक मदर्स लव टू अ चाइल्ड, वो देती है, उसको कुछ चाहिए नहीं, जो मिल जाए बस, जैसा मिल जाए, थैंक यू. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. एंड दिस, ये तो ऊपर वाले से प्यार है, सबसे बड़ा प्यार यही है. तो जब ये सबसे बड़ा प्यार है तो इसमें तो फिर एडल्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकती. एक चीज़ और बताओ, आपको इतनी लंबी जर्नी रही है और आपने बहुत सक्सेस पाया है, इसमें कई धोखे भी हुए होंगे? हाँ, डेफिनेटली भी हुए होंगे. आई हैव हैड माई शेयर्स ऑफ फॉल्स, बट कंपेयर टू अदर पीपल कम हुए मेरे. तो आई हैव बीन लकी, कम हुए हैं. और हर फेलियर ने सिखाया है कि एक तो फेलियर होता है, मैं बात कर रहा हूँ बिट्रेयल, धोखा, ऐसा. हाँ, मैं फॉल तो बंदा गिरता और उठ जाता है. बिट्रेयल की बात कर रहा हूँ. ये है एक आधा, ये ज़्यादा नहीं है, बट लेसन्स लर्न फ्रॉम देयर.
तो उस वो भी सिखा के गया क्या सिखा के गए? कि ड्यू डिलिजेंस और गहरी होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस और होनी चाहिए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते। हाँ, हर बॉल को जैसा है, परिस्थिति जैसी है, आप उसको वैसे लें। जिस तरह के लोग हैं उस तरह के लोगों को आपको एक्सेप्ट करना, द वे दे आर। दे कैन बी गुड, दे कैन बी बैड टू यू। आपको नहीं पसंद है तो मत उनके ज़्यादा पास रहो, आप अपना रास्ता अपने गोल की तरफ ज्यादा ध्यान बढ़ते रहो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक से ही मिलना है। हाँ, जो जिसकी वाइब्रेशन आपसे मिले आप उसको मिल लो, और किसी से कुछ लेना है इसलिए मिलना ज़रूरी नहीं है। अब ये वाइब्रेशन कैसे पता चलती है? तो एक मेरे गुरु थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि टेल मी, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम, मतलब गुरु जो प्रचार करते हैं कि हमने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, ये कर ली, हाउ डू आई नो? तो उन्होंने कहा बहुत आसान है। तो मैं ये उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ। तो कहना जस्ट सिट वेरी क्लोज टू दैम, हाँ। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं पूछना, एंड यू हैव टू लुक इनसाइड यू, और तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा चल रही है उसको देखो, वो है आंसर। वो किस तरफ बह रही है ऊर्जा, वो तुम्हारे को वो जवाब दे। उनका इफेक्ट है। वो उनका इफेक्ट है व्हेन यू आर वेरी क्लोज। तो मेरे लिए वो मैंने नोट करा कि दैट डिस्टेंस इज लेस देन 5 feet। तो जनरली आई अवॉइड सिटिंग क्लोजर टू पीपल बिकॉज ऑफ दैट। बट इफ आई एम वेरी क्लोज, 2 feet 2.5 feet की दूरी पर पता चल बैठा, जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पता चल जाता, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है। तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा मैं क्वेश्चन करता नहीं। अगर ऊपर वाले ने रास्ता दिखाना होगा तो दिखा देगा, नहीं दिखाना होगा, उसने घुमाना सीखा है, घुमाना लिखा है, तो घूम के आ जाएंगे। तो इससे एक और सवाल आता है, डू यू हैव अ कोच इन लाइफ और यू हैड कोचेस इन लाइफ? हाँ, तो यस, आई हैव अ लॉट ऑफ मेडिटेशन के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यस, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कोचेस। और मैंने मेडिटेशन की एक बड़ी सुंदर चीज़ ये नोट करी है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी पीछे पीछे आ रहा होता है। पीछे आ रहा अब आपको सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहना है, है। अपने पास से या अपने एक्सपीरियंस से उसको देखना नहीं है। जस्ट बी न्यूट्रल और ऐसे करके बैठ जाओ, आंसर आता ही होगा। तो आंसर देने वाला कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, एक गैलरी भी हो सकती है, एक पेड़ भी हो सकता है, कहीं से भी आ जाए। कहीं से भी आ सकता है, और जो आपको सिखा जाए वो आपका गुरु। ये तो मेडिटेशन कोचेस की बात होगी। बिजनेस में या रिलेशनशिप के लिए भी आपके पास कोचेस रहे हैं? हाँ, यस, तो गुरु तो हर जगह पे रहे हैं, एंड इन फैक्ट माय एसोसिएशन विद योरसेल्फ आल्सो हैज़ बीन इसी रिलेशनशिप का एक पार्ट है। मैंने बहुत कुछ आपसे भी सीखा है, एंड बिजनेस के अंदर भी लोगों ने मेरे को सिखाया है। मेरे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स रहे हैं, जिनके साथ भी रहे हैं, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोग मुझे अपने दिल की बातें बताते हैं, बिल्कुल दिल खोल के मेरे आगे रख देते हैं, और मैं भी उनके साथ दिल खोल के अपनी बातें शेयर करता हूँ। तो उस गिव एंड टेक के अंदर उन्होंने मेरे को गाइड भी करा है, समझाया भी है, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे को समझाया भी है, एंड मैंने उनकी बात को फिर माना भी है। एंड अगर गुरु बोलता है कि यहाँ से छलांग मारो, तो पहले छलांग मारो, फिर सवाल करो कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करना है। तो या तो बिलीव करो या मत करो। कहते हैं ना, गुरु भी अपने हिसाब से नहीं चाहिए, गुरु तो गुरु के हिसाब से चाहिए, हमें उसके हिसाब से होना है। आपकी फैमिली का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में? ओह, राइट फ्रॉम माय फादर एंड मदर, आई थिंक बहुत। मेरा लाइक आई टोल्ड यू, मेरे फादर के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत, उन्होंने मेरे को बहुत फ्रीडम दी है टू एक्सप्लोर, कभी बांधा नहीं है। और मेरी मदर ने हमेशा मेरे फादर को भी सपोर्ट करा है, तो मेरे को वो भी प्रिविलेज रही है। अपनी मदर का मैं चहीता बेबी हूँ, और मेरी सिस्टर और मेरे बीच में भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है। उसको कुछ हो या मेरे को कुछ हो तो उसका फ़ोन आना ही आना है, उसने मेरे को फ़ोन करके बोलना ही बोलना है कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे रिलेशनशिप वो हैं। और विद माई वाइफ फर्स्ट, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी बीवी मिली। मतलब मैंने शायद कहीं मोती दान करे होंगे। मैं अगर अपनी मर्जी से भी कहीं शादी करता तो शायद ऐसी शादी नहीं कर पाता। नहीं, ऐसी जो मेरी वाइफ है, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, वेरी सपोर्टिव। उसने भी कभी मेरे को बांधा नहीं। और इनफैक्ट बीच में एक तो टाइम आया था कि मैं सन्यासी की तरफ जा रहा था,
तो शी ऑलवेज दो शी उसकी मतलब वो बातों से महसूस हो जाता था कि उसको नहीं पसंद, बट शी डिड सपोर्ट मी इन किस एज दैट। में आप ये जा रहे थे? 44 के बाद 44 के बाद ही 44 के बाद ही हाँ कि संन्यास ले लेंगे। कि अभी संन्यास की तरफ चले जाएंगे, तो मैंने काम की तरफ ध्यान बहुत कम कर दिया था और काम अपने आप ऑटो मुझे पायलट पे ध्यान है वो दिन। हाँ ध्यान है ना, तो ऑटो पायलट की तरफ चल रहा था काम, हाँ और मेरे बिना करे ही हो रहा था, तो फिर मेरे को बीच में हम्म। कुछ करने की फिर जरूरत व्हाट नहीं। हैड यू कम बैक? So 2-3 things. One, first of all, my son and my children started becoming coming into business. पहले मेरी बड़ी डॉटर आई तो उसने ऑफिस जाना शुरू करा, फिर मेरी छोटी डॉटर आई तो दे स्टार्टेड गोइंग, एंड व्हेन चिल्ड्रन आर कमिंग तो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी होती है कि उनको सिखाना, मतलब देन दे शुड लर्न दैट whatever they can learn. And my son has joined now. He joined my father when he was alive. एंड उसका एक ही काम होता था कि उसका बैग पकड़ना दादू का, और उनके साथ फैक्ट्री जाना और उनके साथ ही वापस आना, उनके साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करना, और ये समझना कि एक 50-60 साल का एक्सपीरियंस क्या होता है। एंड आई थिंक ही पिक्ड अप अ लॉट देयर। एंड उसके बाद नाउ दैट माई फादर हैज़ मूव्ड ऑन, तो ही इज़ लर्निंग द अदर साइड ऑफ बिजनेस। How much part you are playing in coaching him? I You have think- a legacy. आई थिंक ही, मतलब आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हाँ। तो वही वाली बात है, मछली के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। तो और डॉक्टर का बच्चा भी जैसे आधा डॉक्टर तो है ही है, तो आई थिंक ही इज वेल एजुकेटेड एंड वेल बैलेंस्ड, कि वो लाइफ भी इंजॉय करता है और बिजनेस में भी बहुत सीरियस है। और इनफैक्ट ही इज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। पहले तो एक मशीन चलानी सीखी, एक प्रोसेस समझा, फ्लोर के ऊपर काम करना। हाँ। और इनफैक्ट एक मुझे किस्सा याद आ गया उसका, जब वो छोटा था तो एक दिन फैक्ट्री गया, तो कितना छोटा? मेरे ख्याल से फिफ्थ सिक्स की बात होगी, जब वो 5th-6 में था, तो गया तो बोला कि ये आपका ऑफिस है, ये बड़े पापा का ऑफिस है, मेरा ऑफिस का है। तो मैंने बोला अरे कमाल है, तुमने अपना ऑफिस नहीं देखा यार, ये तो तूने बड़ी ज्यादती कर दी। कहता अरे मेरा ऑफिस है। मैं कहा हाँ, तो मैं उसको ले गया पेंट्री में। अच्छा। मैं कहा हियर इज योर ऑफिस। कहता क्या मतलब है ये? मैंने कहा देख तू चाय अच्छी बना लेता है और गाड़ी भी तू चला ही लेता है, तो एज अ दिस थिंग ये तो अवेलेबल है ही है तेरे लिए, ये तेरे लिए अवेलेबल है, बीइंग द ओनर्स सन, ये प्रिविलेज तो तेरे पास आई है, बट इसके आगे तो मेहनत चाहिए। तो he came and he told his mom कि no I have some other things to do, ये मेरे को ऐसा नहीं करना, ये बोल दिया पापा ने ये। And then he tried other things with his friends, but then he also realized कि हाँ, life is not as easy. मतलब आप कहते हैं ना अमीरों के बच्चे पोछे होते हैं, जहाँ रखो वहीं है, वहीं पड़े रहते हैं। So you have to train, मतलब आप अमीर हो या गरीब हो वो नहीं है, एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बच्चे सक्सीड करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो गेटिंग ट्रेन्ड इन कैचिंग स्मॉल थिंग्स ऑफ देयर ट्रेड, कन्वर्टिंग देम, डूइंग सक्सेस, इवन छोटे से छोटा सक्सेस भी उनको अगर मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड एज पेरेंट्स वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि वो उनको मिले। तो बहुत सारे लोग, लाइक माई फादर नेवर स्टॉप मी फॉर डूइंग, मैंने कई गलतियां करी अपनी जिंदगी में, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड, चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, आगे चलो। सो सिमिलरली आई वुड। अब आप फैमिली बिजनेसेस में कितना बिलीव करते हो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कितना बिलीव करते हो? देखो हमारे केस में माय थर्ड जनरेशन, माय फादर वाज देयर, माई सेल्फ, एंड नाउ माई सन इज देयर, एंड वी आर डूइंग बाय गॉड्स ग्रेस, वी आर डूइंग वेल। तो फैमिली तो ये तो सब मतलब प्रूफ है इसमें, और क्या नहीं आपके लिए प्रूफ है, मगर बहुत सारा ऐसा आपने देखा होगा कि फैमिली सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन अच्छा कर रही है, हाँ अगली जनरेशन आती है स्पेशली मिलेनियल किड्स, वो आके बोलते हैं कि नहीं जी मैं तो कुछ और करूँगा, तो कोई टेक ओवर करने के लिए नहीं होता बिजनेस। तो मैं भी जानता हूँ, मेरे फैमिलीज में भी है ऐसा, फिर बिजनेस टेक ओवर करने वाला कोई नहीं होता, वो धीरे धीरे बिजनेस स्लो डाउन होता है, ग्रोथ रुक जाती है, तो वो तो आफ्टर इफेक्ट है। बट अगर आप उसके पीछे रूट कॉज देखो ना, एज पेरेंट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो भाषा बोले जो हमारे बच्चे बोलते हैं।
अगर हम वो भाषा बोलेंगे जो हम बोलते हैं और उनको वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो सीखेंगे, तो ज़्यादा एक्सपीरियंशियल कौन है? पेरेंट्स होने के नाते हम है ना। तो वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज, नंबर 1। नंबर 2, संस्कार नाम की भी कोई चीज़ बोली जाती थी कि है। अब क्या संस्कार हमने अपने में डाले हैं, हमने अपने में डाले हैं जिसको वो इम्बाइब करे। और जैसे कहते हैं ना, नैतिक पतन संस्कारों का तो हो ही रहा है, तो उसको पतन ना बोल के एवोल्यूशन बोलेंगे। जो चीज़ आज से 50 साल पहले फादर के सामने जुबान भी नहीं लोगों की खुलती थी, आज बच्चे डिस्कशन करने में बिलीव करते हैं, तो हम बोलेंगे नैतिक पतन नहीं है, ये वो एवोल्यूशन है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन शायद इससे भी कुछ आगे चली जाए, बट दैट्स ओके। ऐसी परिस्थिति है, हमें इसी में रहना है। तो एज पेरेंट्स लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को वो लैंग्वेज बोलें जो वो समझ सकते हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन लैंड कर रही है नहीं कर रही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी तो मेरे बच्चे ही हैं ना। तो कोई भी है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इट लैंड्स। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे 10 बार बोलना पड़ेगा, मैं 10 बार बोलूँगा। जब हम छोटे बच्चे थे, टीचर हमें सिखाती थी, कितनी बार उसने ए सिखाया, कितनी बार उसने हमें ए बोलना सिखाया। हाँ, तो हम 10 बार तो बोलने की कोशिश करें। तो वी डोंट हैव टू गिव अप। और हम एज पेरेंट्स या एज दिस जनरेशन, वी ऑलवेज वांट कि नेक्स्ट जनरेशन शुड सक्सीड। एज अ कंट्री वी वांट द होल जनरेशन शुड सक्सीड। तो उसके लिए हमारा योगदान क्या है? हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि तुम अपने आप कर लो, हमें उनका हाथ पकड़ के उनको चलाना है। तो ये तो गिवन है। इसमें एक चीज बताओ, यू नो, जब टफ टाइम्स आते हैं, आपने भी देखे हैं, हर एक कोई देखता है, एंड एवरी पर्सन हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स और सर्टेन वैल्यूज, कि जब भी ऐसा टफ टाइम आया हर इंसान उस तरफ जाएगा। तो आपके ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं जहाँ पे इन एनी टफ सिचुएशन यू गो टुवर्ड्स दोस? तो टफ टाइम्स के साथ साथ मैं बोलूँगा कि फॉल बैक सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में टफ टाइम ना भी हो, कभी सिचुएशन टाइट ही हो जाती है। तो हर एक बंदे की कुछ यूएसपी होती है। जैसे मेरी यूएसपी है कि मैं प्रॉब्लम को पहले समझना चाहता हूँ, बिफोर आई स्टार्ट दिस थिंग आई वुड रिएक्टिंग टू इट। तो एक बार समझ लिया, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज आई वुड लाइक, मैं खुद अपने हाथ उसके अंदर डालूंगा। ऐसा नहीं कि तुम जाके ये कराओ। तो गोइंग टू द फ्लोर और लुकिंग एट इट, खुद सुनी सुनाई बातों पे नहीं है, खुद उसके अंदर जाओ। अगर सपोज कोई प्रोडक्शन का इशू है तो गो टू द फ्लोर, खुद करो, खुद देखो, उसको समझो, एंड देन सजेस्ट अ सोल्यूशन। फिर उसको चला के देखो, इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो उसको क्या तकलीफ आई, फिर उसका सोल्यूशन निकालो, एंड स्लोली। तो फॉर मी, टेकिंग थिंग्स इन माई हैंड, साइंटिफिकली ब्रेकिंग इट डाउन, और फिर एक एक स्टेप करके उसको करना। आप कामयाब होते हो या फेल होते हो, नो प्रॉब्लम, वो सेकेंडरी है, बट आप करो तो सही। अगर आपने उसको 5 पार्ट में डिवाइड करा है, पहला और दूसरा तो करो, तीसरे में फेल होगा तो वहां जाके सोचेंगे। और फिर अगर तीसरे में फेल हो रहा, अच्छा और क्या, अब नेक्स्ट क्या। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ये बड़ी पिछले 2 हफ्ते की बात है। तो वो हमने, मतलब हमारा पेटेंट वगैरह सब कुछ है उसका। अब वो प्रोडक्ट बन नहीं रहा, प्रोटोटाइप स्टेज पे फटाफट बन गया, अब फाइनल प्रोडक्शन में नहीं बन रहा। तो आप मानोगे मेरा आधा दिन मशीनों के ऊपर खड़े होकर गुजारता हूँ। मैं कुर्सी डाल लेता हूँ और मैं मशीन को देखता रहता हूँ, बस ऐसे चलते हुए, कि कहाँ पर गलती हो रही है। और डेली कुछ ना कुछ हम उसको एक एक करके इम्प्रूव करते जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले 5-7 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू ओवरकम इट। चाहे मटेरियल चेंज करें, चाहे प्रोसेस चेंज करें, कुछ भी करें, वो करेंगे। कामयाबी के सिवाय और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप, ये बात आप 3-4 बार बोल चुके हैं, हाँ, कि कामयाबी के सिवाय मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर कामयाब होना है तो फिर मतलब वाई मेक अ फस ऑफ इट। या तो मैं बोलूँ कि मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर, तो फिर घूम लूँ, और अगर मैं काम करने आया हूँ तो मैं जस्टिस तो करूँ उस काम को। 2-3 गोल्स को मिक्स नहीं कर सकते। गोल तो एक ही होता है। अगर सपोज आपने बॉम्बे घूमने जाना है तो आप बॉम्बे की टिकट कटाओगे ना। हाँ, और आप स्टेशन जाके ये तो नहीं सोचोगे यार पहली ट्रेन आई, चल ये मेरे टाइम को सूट करी, पहले इसमें चढ़ जाता हूँ। चाहे आपकी ट्रेन 8 घंटे बाद आ रही है, यू विल वेट फॉर योर ट्रेन, बट यू विल गेट ऑन टू योर ट्रेन। तो सिमिलरली अगर आपने गोल, किसी ने गोल बनाया होता है पढ़ाई का, किसी ने गोल बनाया होता है सर्विस का, किसी ने गोल बनाया है पैसा कमाने का। तो जब आपने गोल बना लिया
तो गेट टू दैट गोल ना, हाँ। फिर बीच में आशिकी क्यों करनी है, मतलब करो बट फिर मनोज जी एक चीज बताओ कि आपके 3 बच्चे हैं, तीनों मैरिड हैं और आप एक तरह से एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हो, आपके बेटा और बहू आपके साथ रहते हैं, योर मदर इज आल्सो विद यू। तो अभी जो जनरेशन है, जनरेशन गैप कई बार ऐसा लगता है ज़्यादा हो गया है और खटपट भी होती है, तो आपने ये कैसे मैनेज किया है? ऐसे कौन से संस्कार बच्चों को दिए हैं? उससे पहले तो मतलब आपका और आपकी वाइफ का, जैसे आपने बोला ना, यू आर वेरी लकी, आपने वो रिलेशनशिप कैसे नर्चर किया? क्योंकि कई वाइफ्स को आजकल बड़ी कंप्लेंट होती है कि आप लॉन्ग आवर्स काम करते होगे और किया भी होगा ओवर द इयर्स बहुत, और ट्रैवल भी बहुत किया होगा, तो उस चीज़ को मैनेज करके वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा है अपने वाइफ के साथ? तो यस, कंप्लेंट्स तो रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो कंप्लेंट, कंप्लेंट तो 2 बंदे रहेंगे तो आपस में एक दूसरे में वो रहेगा, बट देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्लेंट से ऊपर भी तो ज़िंदगी है ना। हाँ, इट्स जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ योर डे जिसकी कंप्लेंट हो सकती है, बट ज़िंदगी वो उतनी तो नहीं है ना। इतनी नहीं। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स देखो कि यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव अ गुड हाउस, यू हैव अ नाइस प्लेस टू कम टू, तुम्हारा मन करता है बाहर ना रह के घर में आने घर का, में आने और अगर आप घर में आते हो तो आप, तो ये बात तो कंप्लेंट हो सकती है थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आओ, का। हाँ, बट अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स देखो, देखो नेगेटिव देखोगे तो खाली पानी दिखाई देगा, अगर प्लस देखोगे तो बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल माई वाइफ इज़ वेरी हम्बल इन दिस रिस्पेक्ट, कि वो कहती ज़रूर है मेरे को, बट उसको भी पता है कि कहा जितना हो गया वेल एंड गुड, और ऑन द अदर साइड जो मिल रहा है, जो आ रहा है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो हमारे को हमारी लाइफ में चीज़ें हैं कि बच्चे अपने सब सेटल्ड हैं, बहू बड़ी अच्छी है, बेटा बहुत अच्छा, एंड दे टेक केयर। तो जब आप ये ब्लेसिंग देखते हो ना, तो छोटी मोटी कंप्लेंट्स ना नमस्ते कर देनी चाहिए। हाँ, ये जो ड्रॉप करने की जो हुनर है, उसको छोड़ देने का, कंप्लेंट करना, practice है वो। ये प्रैक्टिस से आता है। और अगर कोई बंदा वाइज होगा, तो बुद्धा ने एक बात बोली थी कि अगर आप चल रहे हो, चलते चलते आपके रास्ते में एक पत्थर आ गया बड़ा सा, हाँ, तो लोग कहते हैं अरे मेरे रास्ते में पत्थर आ गया, क्या करो? अरे करो क्या, उसको सीढ़ी बना लो ना, उसके ऊपर चढ़ के देखो करके देखो कि जब और कुछ आगे और रास्ते में क्या कुछ और दिखेगा। कुछ और दिखेगा। तो अप्रोच है, इट्स स्वर्ग और नर्क अपनी आंख के पीछे है, हम क्या देख रहे हैं वो हमारा ही स्वर्ग और नर्क बना रहा है, किसी और का नहीं है। हम किसी और को दोषी जरूर देते हैं बिकॉज हम ओनरशिप नहीं लेते। मैं जिम्मेवारी लूं कि मेरी जिंदगी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई मेरे को लाके ना तो खिला रहा है ना मेरे को दे रहा है, वो मेरे को जो दे रहा है थैंक यू, बाकी तो मुझे करना है। तो अगर मैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लूंगा तो मैं फिर किसी और को तो दोषी दे नहीं सकता। अगर ब्लेम करने के लिए है तो मैं ही रहूंगा ना। तो स्वर्ग और नर्क हमारी खुद की आंख के पीछे है। तो आप क्या देख रहे हो वो आपका निर्मित हो रहा है। तो आपने बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डाले हैं और उनके साथ आपको भी एडजस्ट करना पड़ता है या खाली आपने उनको सिखाया? तो मेरे फादर ने ना मेरे को, जब मैं नया नया काम में जाना शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देख, घर को और काम को अलग अलग रखना है, अच्छा, डोंट मिक्स द बोथ। जो तुम काम में कमा रहे हो ना, घर जाके चुप। और जो घर में कर रहे हो काम पे आके चुप। काम के अंदर आए तो सिर्फ काम, घर में गए तो घर। तो ये बात मतलब हम, मेरे में तो शुरू से मेरे फादर और मेरे बीच में, हम जैसे घर में अगर कभी कोई भी किसी बात की टेंशन होती थी, हमारे जब मेरी शादी हुई थी तो हम ऑफिस में जाके हंसते थे, और हम लोग कई बार ये भी सोच के आते घर जाके ड्रामा करेंगे, हाँ, और आके हम लोगों ने ड्रामा भी करा, हाँ, बट इट वॉज जस्ट टू पुट थिंग्स इन राइट। काम को घर पे नहीं आने दिया और घर को कभी अपने सर पे चढ़ के काम पे नहीं जाने दिया। तो वही बात मैं और मेरा बेटा, हम लोग जनरली, आई ऑलवेज टेल हिम प्रैक्टिसेस कि कीप द टू थिंग्स सेपरेट। जिस दिन हमने मिक्स कर दिया उस दिन देर इज बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना, कि क्योंकि ग्रे एरिया भी होता है ना, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं लाइफ होती, ग्रे एरिया भी होता है। तो बेटर यू कीप इट सेपरेट। और तो हमने डिस्टिंक्शन घर का और काम का बना रखा है। और एक अच्छी चीज़ जो आपने बीच में मेरे से पूछी थी कि कभी ऊपर नीचे होता तो क्या करते हो, कई बार ऐसा होता है कि ओवरवेलमिंगली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपके जो दोस्त होते हैं, कोर दोस्त होते हैं, वो उनका फ़र्ज स्टार्ट हो जाता है। और मेरे भी दोस्त हैं,
तो मैं उनके पास जाता हूँ तो बैठे, चाय पी, बातें करी, अपने दुखड़े रोए, उनके भी दुखड़े सुने। तो एक तो माइंड उससे डाइवर्ट होता है, और कई बार उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो आपको नहीं दिखाई दे रही होती है, तो वो एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है। और कई बार कुछ ऐसे दर्द होते हैं उनको आपको झेलना ही होता है, टाइम ही उनको भरेगा, तो चलो टाइम ही सही। तो कई कई दर्द ऐसे होते हैं कि अब आप उनको झेलना है, आप मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक चीज बताओ, जैसे आपने कई लोगों के लिए बहुत केयर किया होगा लाइफ में, और बिजनेस में भी सपोर्ट किया होगा, बहुत आउट, आई विल से आउट ऑफ द लाइन जाके उनके साथ किया होगा, और फिर भी उन्होंने धोखा दिया, तो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो लोगों को सपोर्ट करना, या कई बार दिमाग में आता है नहीं यार आज के बाद कट ऑफ और बस अपना देखना मैंने? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, कट ऑफ के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दूसरे बंदे की क्या गलती, एक ने कुछ कर दिया तो सारी दुनिया गुनाहगार थोड़ी ना हो गई। और पहली बात, लोग दगा नहीं देते हैं, दूर हो जाते हैं। दूर होने में और दगा देने में फ़र्क है। अगर कोई दूर हो गया तो उसकी नियत ही है भाई। ये थोड़ा समझाओ, दूर होना और दगा देना। एक होता चीट करके चले जाना, हाँ ठीक है, तो चीट करके कोई नहीं जाता, हमारी एक्सपेक्टेशन को चीट कर जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, अब तुम बदले में मेरे लिए ये करो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। कोई कहीं एग्रीमेंट था, कहीं वर्बल एग्रीमेंट था, कोई अंडरस्टैंडिंग थी, मॉनेटरी चीट कर गया, कुछ देना होगा उसका, हमने कुछ देना होगा, तो क्या करूं? अगर मैं उसको पकड़ के रोता रहूंगा तो मैं जो अब कर रहा हूं मैं उससे भी जाऊंगा। आपको पता है ये कई व्यूअर्स ये सोचेंगे कि ये दो सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं जवाब देना कि मॉनेटरी चीट हुआ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ देना होगा मैंने उसका, ठीक है, इस पे क्या जवाब है? मेरे को ना इससे किस्सा याद आ गया। मैं बैक टू बैक हुआ था ये 6 महीने के गैप पे, जब मैं स्कूल में था। अब एज आई टोल्ड यू कि उस टाइम पे तो बहुत हालत तंगी थी, तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि मेरे को मतलब कुछ पैसे चाहिए, और वो पैसे तो मेरी तो औकात से बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अपने फादर से पूछा, कह रहे यार हाथ तंग है, तू देख ले। मैंने कहा बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है, हेल्प कर देते हैं, हम थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने उसको वो दिया, और उसने बोला मैं 2 महीने में ये पैसे वापस कर दूँ। उसके 2 महीने नहीं आए, 4-5 बार मैंने बोला, पर मुझे भी शर्म आती थी, दोस्त है, मैं उसको कितना पुश करूं। तो थोड़े दिनों के बाद वो बात ख़त्म हो गई। उसके 6 महीने के बाद एक दूसरे फ्रेंड ने पैसे मांगे मेरे से, तो मैंने अपने फादर को फिर बोला, वो मेरे को पता क्या बोला, तू देख ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले वाले का तेरे आए नहीं, अब तू इस वाले को देने की बात कर रहा है। उन्होंने आपको फंसा दिया। तो उन्होंने बोला तू सोच ले, और मैंने बहुत सोचने समझने के बाद मैंने कहा दे दो। एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो लड़के ने पैसे लिए, उसके बाद मेरे दोस्त ने, और वो मेरे को उसने बोला था 4-5 महीने बाद, जो भी टाइम उस वक्त था, उससे पहले आके उसने वापस कर दिए। और आज भी वो मेरा उतना ही पक्का दोस्त है जितना मेरा उस दिन था जिस दिन वो पैसे लेने आया था। वो अपने हक से मांगने आया था, और किसके पास जाएगा? करेक्ट, किसी और के पास क्या जाता? आई एम श्योर कहीं और गया होगा, छोटी उम्र थी, हम सेम उम्र में थे, तो उसके फादर ने भी ट्राई कहीं ना कहीं करा होगा। जब सब जगह से दरवाजे बंद हुए होंगे तभी आया होगा ना। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे आज भी वो दोस्त हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैं उनके साथ आज भी मिलता हूँ और बैठता हूँ। और कोई टाइम 25 साल 30 साल 35 साल कोई मैटर नहीं करता, वो कहाँ है हम कहाँ हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। एक चीज़ और बताओ, अब जैसे बहुत लोग ड्रीम करते हैं, बहुत लोग सपना देखते हैं कि हमारे को ऊपर जाना है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक 450 रुपए के मकान से 100 करोड़ के अपार्टमेंट में आके रह लेते हैं। तो लोग कहाँ भटकते हैं? लाइक वो गोल लेके चलते हैं, ड्रीम लेके चलते हैं, भटकते कहाँ है रास्ते में? तो सबसे पहली ना वो गलती करते हैं स्टार्टिंग में ही। अच्छा, वो ख्वाब ही छोटा देखते हैं। अच्छा, वो ख्वाब ही छोटा देखते हैं। कभी भी कोई बंदा आज की डेट में, अगर कोई बंदा आज 50,000 कमा रहा ना, उसको बोल तेरा गोल क्या है, तो वो बोलेगा 5 लाख रुपए कमा लूँ। और अगर आप उसको थोड़ा सा और पैम्पर करोगे ना, यार 15-20 हो गया ना, तो अपनी लाइफ सेट है, खत्म है। उसने कभी उसको पूछा भी तूने 5 करोड़ क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोला उसने।
वो अपने आप को छोटा मानता है। मान ही नहीं सकता होगा। वो अपने आप को अगर छोटा कर दिया, छोटा इंसान तो छोटा ही कामयाबी लेगा ना। कोई भी संसार में छोटा नहीं है। मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं इतना ही कर सकता हूं तो मैंने अपने आप को सीमित कर दिया। परमात्मा ने तो इतना बड़ा संसार दिया है, सीमित तो हम खुद अपने बोलने से कर रहे हैं अपने आप को। अगर मैं खुद अपने पैर ना काटूं तो परमात्मा तो देने के लिए बैठा है, देने के लिए बैठा है। सो नंबर 1, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना। दूसरा, ख्वाब छोटा मत लो यार। ख्वाब बड़ा लेने में भी किस बात की कंजूसी, क्यों कंजूसी करनी? ख्वाब तो प्रॉपरली लो ना। अब जो ख्वाब लिया अब उसको हकीकत करने के लिए चलना। आप कभी भी नोट करना, कुछ छोटे बच्चों को देखना, वो कुछ लोग ना ऐसे करके बैठते, मतलब 2 साल का 4 साल का लड़का होगा, ऐसे करके बैठा होगा, ऐसे बैठा होगा, और एक ऐसे बैठा होगा। कभी कभी सोचा बॉडी लैंग्वेज में क्यों फर्क है? उसने अपने राजसीय गुण को पहले ही बड़ा कर लिया। राजसीय गुण ऐसे बैठा है, और एक ने अपने आप को ऐसे समेट लिया। तो अपने आप को देखें, परमात्मा ने राजसीय भी गुण मुझे दिया, सात्विक भी मुझे दिया है, और तमस भी मुझे ही दिया है। मैं कौन सा गुण बढ़ा रहा हूं, वो हमारे, मतलब ये जो थिंकिंग आई है, जब बिजनेस और मेडिटेशन को जोड़ो तो ये इस तरह भी देखने का नजरिया आया। अगर मैंने बहुत ज्यादा पार्टी करी, कोई दिक्कत नहीं है पार्टी करने में, बट मैं अपना तामसिक गुण बढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं तामसिक गुण बढ़ा रहा हूं तो मैंने अपने आप को एक तरफ बैलेंस कर दिया, एक तरफ झुका दिया। अब जो उड़ान है मेरी, उस पर असर आने वाला है। अगर मैंने सात्विक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मैं सोशलाइट नहीं रहने वाला, नेटवर्किंग नहीं होगी। तो राजसीय, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैलेंस टू मीट योर गोल। गोल किसका? आपका। करेगा कौन? आप। पड़ोसी तो नहीं करेंगे ना, तो ब्लेम पड़ोसी को कैसे मिल सकता है? तो अगर मैं जिम्मेवार हूं अपने गोल को अचीव करने के लिए, कामयाबी तो मेरी, फेलियर दूसरे का। तो अब अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हम ये गेम खेल रहे होंगे। इसको छोड़ दें, सीधी सीधी चलो ना यार, सीधा सीधा रास्ता चलो तो पहुंच भी जाओगे। तो फिलॉसफी अभी भी पढ़ते हो? जैसे फिलॉसफर अभी भी जिंदा है। ये तो मुझे पता नहीं कितना जिंदा है, मगर आई थिंक कि हर चीज ने हेल्प तो करी है। करेक्ट। एक और चीज, आपने बोला 3:30 बजे उठ के आप मेडिटेशन करते हो, तो सोते कितने बजे हो? हाँ, तो अगर कोई किसी फंक्शन पे एंगेजमेंट में नहीं बुलाया हुआ, जो कि आज की डेट में काफ़ी होती है, और मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि यार थोड़ा हल्का हाथ रखा करो, मेरे को माफ़ कर दिया करो, तो मैं 8:30 बजे प्रेफर करता हूँ घर आके। 7 बजे आए, खाना खाया, 8:30 बजे के बाद नो कॉल्स, 9 बजे मैं सो जाता हूँ। तो अगर मेरे बच्चे वगैरह भी आते हैं तो उनको भी पता है कि भाई 9 बजे से पहले चले जाओ, मिल लो, तो नहीं तो फिर बात करते करते ये सो जाएंगे, ताकि सो जाता हूँ, बात करते करते सो जाता हूँ। तो आई स्लीप एट 9 o'clock। एक बात बताओ मनोज जी, आप बुक्स पढ़ते होंगे? हाँ, मतलब मैं सुनता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, ऑडियो। ठीक है, तो अगर आपको व्यूअर्स को रेकमेंड करना हो, व्हाट आर योर फेवरेट ऑथर्स और बुक्स? तो वन ऑफ द, जिसको मैं बहुत सुनता हूँ, मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ। अच्छा। और मेरे लिए, मतलब जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो ओशो को सुनना वर्जित था। अच्छा, मतलब हाँ, वर्जित था, मतलब यार पता नहीं क्या कैसा लड़का बिगड़ जाएगा, गलत रास्ते पे चले जाएगा। तो मैंने पहली बार जब ओशो को सुना तो वो भी इत्तफाकन था। और मैं गज़लें बहुत सुनता हूँ, तो मेरे फ़ोन की में गज़लें थी, और वो गज़लें मैंने बैकअप लिया मेरी वाइफ की बुआ जी उनके सिस्टम का, तो उसमें ओशो के लेक्चर्स मैंने डाले, क्योंकि उनके हार्ड ड्राइव में जगह कम थी। उसमें वायरस लगा तो मेरी सारी गज़लें उड़ गई। तो मैं एक्सीडेंटली मैंने ओशो को पहली बार लेक्चर रह गए, और लेक्चर था अष्टावक्र का महागीता। अच्छा। ओशो का एक लेक्चर है अष्टावक्र महागीता, वो मैंने पहली बार सुना, और सुनने में मेरी थोड़ी महारत है। मतलब सुनते सुनते ही मेरे साथ जो एक्सपीरियंस इस जर्नी का हुआ स्टार्ट, वो वहाँ से हुआ था, अष्टावक्र महागीता से। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी लोग मेडिटेशन परसू करना चाहते हैं, एक बार न्यूट्रल होके, बिना किसी बायस के या बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, ब्लैंक पेज की तरह
ओशो को अष्टावक्र महागीता जरूर सुने, एंड स्पेसिफिकली उसके पहले 10 चैप्टर्स अष्टावक्र महागीता के, एंड रेस्ट इज दिस थिंग। ओशो को सुना है, और बड़े सारे प्रवचन आते हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बहुत क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है, और मैं कुछ AI बेस्ड भी डेवलप कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो मैं इकोनॉमिक्स पे काफ़ी टाइम पढ़ता हूँ। रिटायर होने का कोई प्लान? मतलब अपने मनपसंद चीज़ें कर रहे हैं, तो ये रिटायरमेंट ही तो है, और क्या। रिटायर होके भी तो क्या करेंगे। ये रिटायरमेंट है या सक्सेस है? नहीं, ये शौक है। जिस दिन काम शौक हो गया, जिस दिन काम आशिकी हो गया, हाँ, कामयाबी तो आनी आनी है। हाँ, काम आशिकी हो जाए, मतलब इश्क है काम से, जो कर रहे हैं उसका सरूर है। रिजल्ट क्या आता है इज नॉट इम्पोर्टेंट, आने दो। वो आ ही जाएगा। आप बस एंजॉय करो जो कर रहे हो ना। बस ये तो मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई करेगा वो सीखेगा मेरे से। एक चीज और बताओ, आप दिल्ली से हो, हम्म। तो और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से ज्यादा हो, तो खाने का शौक तो होगा? बहुत बहुत चटोरे हैं, चटोरे? पूरे क्या- चटोरे क्या हैं। क्या खाते हो? अरे आप मेरे से पूछो कहाँ का क्या क्या खाते हो। तो एक मॉडल टाउन में छोले भटूरे मिलते हैं चाचे के, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। हाँ, एक कचौड़ी वाला है, वो मैं बड़ी सीक्रेट छुपा के जगह रखी हुई है, बट फतेह की कचौड़ी? फतेह का ब्रदर है। अच्छा। फतेह का ब्रदर है, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाता है वो। छोले भटूरे हो गए, पूड़ी है मेघराज की, वजीरपुर की। आप बोलो कहाँ का क्या है। जम्मू के नान बड़े पसंद हैं। ये सब गुड़गांव में आके मिस नहीं करते? नहीं, ये अभी भी चालू है। अच्छा, मंगा लेते हो? अरे बिल्कुल, जो शौक के लिए तो क्या, और क्या खाना पीना हमने, तो बिल्कुल खाते हैं। वहाँ जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाके खाना। तो मनोज जी, आज तक इतनी जर्नी में आपने ट्रैवल तो खूब किया होगा, बहुत। ट्रैवल के बारे में बताइए, कौन सी विच आर योर फेवरेट डेस्टिनेशंस? ट्रैवलिंग में मोर और लेस काफ़ी सारी ट्रैवलिंग तो इंडिया में बिजनेस को रिलेटेड रही है, हाँ, और इंडिया के बाहर बोथ बिजनेस एज वेल एज फॉर प्लेजर। तो ट्रैवलिंग में मेरी बहुत बहुत फ्लाइट्स रही हैं। मतलब अगर मैं एक बार मैंने काउंट करी थी, हाँ, 3000 से ऊपर थी। 3000 से ऊपर फ्लाइट्स लिए हाँ, आपने? हफ्ते में 4 दिन बाहर रहता था मैं, एवरी वीक हफ्ते में 4 दिन बाहर रहता था। तो मतलब मैं ये बता सकता था किस एयरपोर्ट की कौन सी सीट दिल्ली के एयरपोर्ट की ख़राब है, कौन सी टाइल टूटी हुई है, हाँ, मतलब इस तरह था। और मतलब वो जो एयर इंडिया मतलब स्टाफ थे प्लेन के, पहचान चुके वो भी मेरे को पहचान चुके थे कि ये बंदा इतने रेगुलरली आता है। हाँ। और इनफैक्ट इतनी ट्रैवलिंग के दौरान एक बार मतलब 2 बार प्लेन में इमरजेंसी हो गई थी। एक बार प्लेन में आग लग गई थी। Oh my God! मैं USA में आ रहा था, वेगस से डैलस। हाँ, तो चढ़े, अपने को आदत थी, कोने की सीट पकड़ी और सो गए। हाँ, उतर गए, चलो भाई। हाँ। जब उतरा थोड़ी देर के बाद आँख खुली तो देखा लोग भाग रहे हैं प्लेन में, तो क्या धुआं है। तो लकीली अभी टेक ऑफ नहीं हुआ था, और किसी ने सूंघा कि धुआं आ रहा है, तो उसने कम करा ये, और थोड़ी देर के बाद इट कॉट, कुछ इंजन में कोई खराबी रही होगी, तो उतारा उन्होंने और कहा जी अभी बैठो। तो 4-5 घंटे बाद रिपेयर हुआ। फिर उन्होंने बोला, मैंने अपने फादर को फ़ोन करा कि ऐसे लेट हो गया है, तो कह रहे यार ये छोड़, ये प्लेन कल चले जाइयो। तो ये प्लेन ही छोड़। तो जब 4-5 घंटे बाद उन्होंने बोला वापस चलो, तो मैंने कहा कोई तो चढ़ नहीं रहा था, मैंने कहा चल भाई चलो। तो देन आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो उसमें गया। एक बार मैं इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, तो अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा हुआ है प्लेन का ना, जो लैंड नहीं कर पा रहा था। सेम हादसा मेरे साथ हुआ था। उसका टायर वापस अंदर नहीं तो गया था। हमारा सेम अंदर नहीं गया था, एंड मैं उठा, मैंने देखा एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा है, मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने उठा, बाहर देखा, फिर वहीं एयरपोर्ट के पास। फिर थोड़ी देर के बाद उठा, फिर मैं देखा फिर वहीं एयरपोर्ट के पास। मेरे को लगा कि रुकी होगी फ्लाइट। अब ये तो दिमाग में आया नहीं कि डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो पता ये चला कि वो हाइड्रोलिक फेलियर था, और वो बर्न कर रहा था अपना फ्यूल। और 2 घंटे के बाद लाइट हो जाए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वो सब साथ साथ चले। तो हाँ, ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं। तो बट फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी रही है इंडिया में, कौन सी, और इंडिया से बाहर कौन सी? तो इंडिया में रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था, बहुत सालों के बाद। तो मेरे दोस्त था, उनका वहाँ पे घर है, तो इट रियली क्लिक्ड माय दिस थिंग। और अगर ओवरऑल डेस्टिनेशन पूछा जाए, एक जगह है इंटरलैकन।
स्विट्जरलैंड, इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। उसमें एक लेक ब्रिजनर है, उसके पास एक बैठने की जगह है अच्छा जहाँ पे नदी आके लेक में मिलती है। छोटी सी जगह है, मतलब ज़्यादा कोई वो फेमस जगह भी नहीं है। वो स्पॉट मेरे को बहुत अपील करता है और मतलब मेरे को मन करता है वहाँ बार बार जाने का। आप कई बार जा चुके हो? हाँ, मैं कई बार 2 बार जा चुका हूँ, बट हम्म। मौका मिलेगा तो मैं और भी जाना चाहूँगा। दैट्स वन। तो आप ट्रैवल में भी कोई खाने पीने की चीजें ढूंढते हो? क्योंकि बीइंग वेजिटेरियन मेरे चाइना बहुत ट्रैवल होता है, मतलब हर 2 महीने में मैं चाइना जाता था, तो मैं अपना खाना साथ ही लेके जाता हूँ। अच्छा, हाँ, ट्रैवलिंग में मैं खाना अपने साथ लेके जाता हूँ। और आप सारे बोलो, ऑल 3 मील्स? हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट तो हल्का ही होता है, मिल जाता है होटल में, ब्रेड बटर वगैरह तो मिल ही जाता है, फ्रूट मिल जाता है, बट लंच और डिनर तो स्पेसिफिकली जाता है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 20 पैकेट रहेंगे ही। और आप पूछो क्या नहीं लेके जाता और तो। उनके तो वेजिटेरियन वो भी खिलाते हैं, मगर बट आपको वो ऑयल का इशू होता है। एक बार हुआ क्या कि मैं चाइना में एक छोटे से शहर में था, तो उसके साथ क्योंकि रेगुलर जाता था तो मैंने उनको बोला मेरे लिए वेजिटेरियन डिश बना दो, तो वो बना रहे थे तो मैं उसको खा रहा था। तो जब मैंने उसको ऐसे करके देखा तो नीचे से प्रॉन निकला है। ओह माय गॉड। तो दैट वाज माय लास्ट ड्रॉ कि भैया ये बच गए, ये ये बच गए, ये वेजिटेरियन में भी कुछ कांड कर जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद से अपना खाना परमानेंट साथ जाता तो है, टेंशन नहीं है। प्योर आई वेजिटेरियन। एम अ प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। वेरी गुड। तो खाना अपने अपने साथ जाता है और सब तरह का खाना जाता है, राजमा चावल, आप कुछ भी बोलो, पकौड़े, गुजरात से खाकरे, काकरा। कहीं का भी, मिर्ची, सब आते हैं, पकौड़े आते हैं। जोधपुर से कचौड़ी आती है प्याज की, कई बार मंगाई है यहाँ पे। वो साथ जाती है। हाँ, मिर्च के पकौड़े बहुत बढ़िया फेमस हैं वहाँ के। तो खाने पीने का तो बहुत शौक है मेरे को। एक शिमला में माल रोड के कोने पे लक्कड़ बाजार के कोने पे हाँ, एक दुकान है सीताराम के छोले अच्छा। भटूरे। वो पतले पतले बनाता पहाड़गंज तब का नहीं है दूसरा? नहीं, वो दूसरा है। तो वो उसके तो एक दिन मैं बाइक लेकर, अभी कभी 5-6 साल पहले बाइक लेकर शिमला गया। मैं और कहाँ मेरा, से? यहाँ से? हाँ, यहाँ से बाइक लेके यहाँ से शिमला गए। अकेले या फ्रेंड? मैं और मेरा एक फ्रेंड था, कज़न है मेरा, तो हम दोनों जिने शिमला गए। उसके चाचे के वो खाए, प्लस मैं शिमला में भी पढ़ता था, बिशप कॉटन्स में मैं पढ़ा हूँ। तो मैंने कहा 2 साल। ओके। तो मैंने बिशप कॉटन्स में, मैंने कहा मिलकर आते हैं, अपने टीचर्स को मिलकर आते हैं, क्योंकि मेरे को अपने टीचर से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। आप अभी भी टच में हो? हाँ, मैं काफ़ियों के टच में हूँ। और हमें लगता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि टीचर क्या है, ये क्या है, बट देन व्हेन यू लुक बैक तो आपको पता चलेगा कि कंट्रीब्यूशन अरे उनकी कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में क्या है। आज नहीं दिखाई देगा पढ़ते वक्त, बट बाद में दिखाई देता है कि, और ग्रैटिट्यूड अगर है ना, तो ग्रैटिट्यूड हमेशा ऊपर वाला खुश होता है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। एक चीज बताओ, गिवन आपको 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए, 40 साल में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी देखे आपने, इंडिया क्या था लिबरलाइजेशन से पहले और अब, और काफी सारे फास्ट वेज चेंजेस देखे। बट अभी पिछले अगर 2-3 साल की मैं बात करूं, आपको नहीं लगता बिजनेस इज चेंजिंग ओवरनाइट? कई बिजनेसेस नीचे थे, ऊपर गए, फिर वापस नीचे आए। स्टार्टअप कल्चर है, बहुत फास्ट हो रहा है, अग्रेसिव मार्केटिंग है, बहुत अग्रेसिव बिजनेस आइडियाज हैं, एम्बिशियस बिजनेस आइडियाज हैं, तो बहुत एवर चेंजिंग मार्केट हो रही है। हाउ डू यू डील विद ऑल दिस? तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करते हो? आपके बेटे को, पार्श को कैसे आप रेडी रखते हो? तो यस, मेरे को ना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे को एक डर सा रहता था कि यार फ्यूचर में क्या, कैसे करेंगे, सक्सेस कैसे होगा। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी ना ये सेम सवाल रहता है कि सक्सेस कैसे होगा। और अगर आप आज की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखो, तो पहले कोई भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाई जाती थी या कोई प्रोडक्ट होता था, उसकी लाइफ साइकिल 10 साल, 15 साल, 20 साल होती थी। आज की डेट में वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल घट के शायद 3 साल आ गई है। अच्छा। 3-3 साल में, 2-2 साल में प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट नया आ रहा है तो उसके पीछे की मशीनरी नहीं आ रही है, मशीनरी नहीं आ रही तो उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। अगर प्रोडक्ट की टाइमलाइन कम, साइकिल टाइम कम हो रही है, तो उसकी जो एमोटाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसकी जो रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, वो उसी प्रोडक्ट पे जाएगा।
तो ये बहुत सारे सवाल एकदम से खड़े हो जाते हैं कि क्या करा जाए। परिस्थिति तो ये है कि चेंज हो रही है, और ग्लोबलाइजेशन से जब हम आते हैं तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी, बट प्रॉब्लम से ज़्यादा ना इसको अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। जितने एवेन्यूज़ आज हैं, आज की जनरेशन के पास हैं, उतने एवेन्यूज़ तो हमारे पास कभी थे ही नहीं। अगर हमारे पास चीज़ें आसान थी ना तो एवेन्यूज़ भी लिमिटेड थे। आज अगर चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं तो एवेन्यूज़ भी मल्टीपल हैं। मतलब आप सोचो, एक बंदा कोई भी मल्टीमीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपना कम्युनिकेशन ही कैन मेक इट रीच टू 1 मिलियन पीपल। हमारे टाइम पे 1 मिलियन पीपल को पहुंचाने में इमेजिन करो कितनी देर लगती थी, का सोच भी नहीं सकते थे हम 10,000 को भी पहुंचा दें तो हम सोचते थे कि यार वो वेरी वेल अचीव्ड। तो अपॉर्चुनिटियां भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली चैलेंजेस आर देयर, यू हैव टू एडजस्ट। कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट है। तो न्यू टेक्नोलॉजी को एडजस्टमेंट के कोई टिप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अवेयर। आपको पढ़ना है, आपने ब्लॉक होकर रुकना नहीं है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ यही ठीक है। नहीं, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। इट्स एन एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग। तो आप जो कर रहे हो उसको आपने पढ़ते रहना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। ग्लोबल, जैसे हम लोग ग्लोबल शोज़ को देखने जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स को असेस करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कौन सी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से प्रोडक्ट जंप करके हमारी तरफ आ सकते हैं। एंड वी बीइंग द लीडर्स इन आवर दिस थिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो हम ही लेकर आते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने रिसाइक्लेबिलिटी के ऊपर बहुत काम करा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स के ऊपर बहुत काम करा है। जो प्लास्टिक को गवर्नमेंट फेज आउट करना चाह रही है उसके ऊपर काम करा है। इसमें बायोडिग्रेडेबल एक पार्ट होता है और बायोकम्पोजिटेबल एक पार्ट होता है। डिग्रेड हो जाएगा बट क्या उससे पौधे में डाला जा सकता है? दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो वो वाला काम काफ़ी उस पर चल रहा है। ग्रीन एनर्जी, आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहे हो। इस साल हमारा इनिशिएटिव है कि हम 25% हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं अपनी कंजम्पशन को ग्रीन एनर्जी से। विद इन नेक्स्ट 2 years वी वांट टू टेक इट टू 55%। 55% हमारी कंजम्पशन ग्रीन एनर्जी से होगी अगले 2 साल के अंदर अंदर। तो ये इनिशिएटिव्स हमारी कॉस्ट भी कम करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी गिव इट बैक है। तो बीइंग अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है। हम ये नहीं कह सकते हम पहुंच गए अब आराम कर लो, ऐसा कहीं आराम करने वाला कोई चीज़ नहीं है। यू विल स्विम तो पैडल तो मारते रहना पड़ेगा, अगर आप नहीं पैडल मारोगे तो सिंक करोगे। मैं भी इससे एक चीज़ लेके जा रहा हूँ। हम लोग पहले यहाँ डे फॉरवर्ड के प्रोग्राम्स करते थे, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग एक दिन में बैठते थे। फिर 1 महीने बाद एक और प्रोग्राम करते थे या 1.5 महीने बाद करते थे। हमने ये ट्रूली इंस्पायरिंग पीपल डे फॉरवर्ड क्यों शुरू किया, सो दैट अब ये यूट्यूब पे चढ़ेगा तो कितने लोग कितनी बार देख सकते हैं, इसका कोई एंडिंग नहीं। एब्सोल्युटली, you know, we can reach out to larger audience and make it at a larger level। एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि ये एवर इवॉल्विंग बिजनेस सिनेरियो में, ठीक है, आपकी ये मेडिटेशन और डिसिप्लिन और ये जो आप सात्विक खाते पीते हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन या नहीं है? नहीं, डेफिनेटली कहीं तो मेरे को लगता है हेल्प करता है। इमेजिन करो आप बहुत ज़्यादा दिन में भागदौड़ कर रहे हो और मैं आपको बोलूँ आप आराम से शांत होकर बैठ जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा लेवल पे शांत नहीं हो सकते बनिस्बत कि आप दिन में आराम से अवेयर होके चल रहे हैं। और फिर मैं बोलूँ अब आप शांति से बैठो तो यू विल टेक इट ईजियर टू गेट डाउन टू योर सेंटर। तो हेल्प तो करता है। एंड बीइंग कनेक्टेड टू, जैसे एग्जांपल मैंने अभी बोला ग्रीन एनर्जी, भी मैं इस संसार में पैदा हुआ हूँ, कंज्यूम ही तो कर रहा हूँ, पौधे, खाना, वन वे कंजम्पशन है। गिव बैक क्या है? अगर मैं गिव बैक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो मतलब ही हो गया ना। अगर आपसे कोई दोस्त हो रोज पैसे मांग के ले जाए, वापिस ही ना दे, तो आप क्या बोलोगे? मतलब ही है। तो परमात्मा ने जो इतना आराम से हमें दिया है, हमने क्या गिव बैक करा है? बीइंग अवेयर ऑफ दैट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। इट जस्ट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल। कोई मेडल नहीं मिलता, किसी ने कोई अप्रिसिएशन दे नहीं दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम मैंने जो लिया है मैं वापस तो दे दूं।
जितना मैं दे सकता हूँ उतनी मात्रा में तो दे दूँ। और देने के भी बहुत तरीके हैं। यू कैन गिव इट फिजिकली, यू कैन गिव इट इंटेलेक्चुअली। आपने अभी जैसे एक सवाल पूछा था एनवायरनमेंट के ऊपर, 1991 में इकोनॉमी ओपन अप हुई है, अपॉर्चुनिटीज आई हैं उसके बाद। गोइंग फॉरवर्ड वी सी अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन द वर्ल्ड। अभी जो वो टर्मोइल आएगा उसकी अवेयरनेस कितने लोगों को है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। तो दीज आर थिंग्स, अगर हम उन लोगों उसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो जो हमारी गवर्नमेंट तभी तो कुछ करोगे। अभी कुछ भी करो, कामयाब हो गए नहीं होगे तो बात की बात है, बट एटलीस्ट करो तो सही। I would say meditation is one thing which makes you very highly aware. You can say that. Yeah. More sensitive also. एक चीज बताओ, हाँ जी, इतना कुछ अचीव कर लिया, you're living a great life, और कुछ है जो अभी करना है? सो बड़े 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 वो कहते हैं ना, दिल के तारों को छेड़ दिया इस ये लाइन बोल के। सो नॉट टू साउंड एरोगेंट, मेरे लाइफ के अब 2 गोल हैं यहाँ से आगे। तो एक गोल है फिजिकल, कि बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी पीपल एज आई कैन इन दे अचीविंग वॉट दे वॉन्ट, नॉट वॉट आई कैन गिव, वॉट दे वॉन्ट। तो ये एक मेरा गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना कि वो उड़े, उनके उड़ने में मेरा उड़ना है। ये तो हो गया आउटसाइड ऑफ मी। इनसाइड ऑफ मी इसी लाइफ में पहुंचना है, इसी लाइफ में पहुंचना है। हाँ, मैं जानबूझ के कुछ वर्ड्स कंजर्व करके चल रहा हूँ, नॉट टू साउंड एरोगेंट एंड जस्ट टू कीप इट विद इन मी। इसी लाइफ में पहुंचना है, अध्यात्म के अंदर जो उसके फाइनल माइलस्टोन है उस पर पहुंचना है। मेरे ये 2 छोटे छोटे गोल हैं, और ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों पे काम चालू है। आपने ये कितनी ह्यूमिलिटी से बोले कि मेरे 2 छोटे छोटे गोल हैं। इसी पे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन समझ लो कि ह्यूमिलिटी की बहुत बात होती है। आई हैव इंटरैक्टेड विद यू फॉर इयर्स एंड आई फाइंड यू अ वेरी हम्बल पर्सन। वर यू ऑलवेज दिस हम्बल or it has increased over time, decreased over time? What? I think you would be a better judge of that. खुद को कई बार अपना चेहरा ठीक से for me it is, I've known you for more than 10 years. It's remained the same. Yes, मेरे को भी कुछ ऐसा लगता है कि वो चेहरा वैसा ही होता है, थोड़े बहुत शेड्स चेंज हो जाते हैं, बट मोर और लेस इट रिमेन्स लाइक दैट। तो ये इस ह्यूमिलिटी का, जैसे नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा सक्सेस मिला ना, तो बंदे का, मतलब मैं तो यही देखता हूँ, थोड़ा सा सक्सेस मिला, सक्सेस भी नहीं, आजकल तो ये थोड़ा सा पैसा आया, जो बंदे को लगा कि हाँ जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पैसा आ गया, तो दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है एंड एरोगेंस आ जाती है। तो ये ह्यूमिलिटी इसमें हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। अगर आप इमेजिन करो कि जब सर पे चढ़ेगा तो क्यों सर पे चढ़ेगा, जब वो कंपेयर करेगा मैं दूसरे से आगे हूँ। जब वो दूसरे पे चला गया ना तो वो अपने से तो हट ही गया। जब दूसरा आ गया तो डिवाइड तो उसकी एनर्जी उसी वक्त हो गई, और फिर वो ये उम्मीद करे कि मैं अब उड़ पाऊंगा, तो इतने बर्डन के साथ तो कोई भी नहीं उड़ सकता। दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपने रैट रेस में आ गए, कंपैरिजन में, मुझे ये दिखाना है, मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं ज़्यादा लग्जरी जी रहा हूँ, आप समझो उस दिन आपके नैतिक पतन स्टार्ट, आपका फाइनेंशियल पतन भी स्टार्ट। तो ये तो कहते हैं डोंट शूट योरसेल्फ इन योर फुट। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है जो एक्चुअली एक ही तरफ लीड करते हैं। जो आपने बोला कि जिस दिन वो एरोगेंट हो गया, इसका मतलब वो दूसरे से कंपेयर कर रहा है, तो अपने से हट गया। मैं कह रहा हूँ वो दूसरे से कंपेयर करते करते ही उसने पैसे कमाए थे कि मेरे को इससे ज्यादा चाहिए, वही उसका इंटेंशन था। क्या पता ऐसा हो। दूसरी चीज, अगर ये एरोगेंट होना या हम्बल होना ये सक्सेस का रास्ता नहीं है, तो एक्चुअली सक्सेस है क्या? सक्सेस के क्या मायने हैं? तो पहला पॉइंट, दूसरा को देख के अगर उसने पैसा कमाया था तो इसका मतलब स्टीयरिंग तो दूसरे के हाथ में था। क्या वो रहा है, ड्राइविंग सीट पे वो बैठा है, बट ड्राइव उसको कोई और करवा रहा है। इट कुड बी परिस्थिति, इट कुड बी अनदर पर्सन, कुड बी कजन्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, whosoever, doesn't make a difference.
तो गाड़ी कभी भी उसके अपने हाथ में नहीं थी, वो इस मिथ्या में जी रहा है, वो इस भ्रम में जी रहा है कि वो गाड़ी अपनी चला रहा है। तो एनीवे वो गाड़ी का कभी मालिक रहा ही नहीं। और रहा सवाल सक्सेस इज एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज़ नथिंग टू डू विद मनी। हमें लगता है कि हमें इकोनॉमिक साइकिल के अंदर पैसा होना इज सक्सेस। सक्सेस इज जब आप वो कर सको जो आप करना चाहते हो, और जब आप वो कर लेते हो, ये सक्सेस है। जो आप करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, ये सक्सेस है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और आप कमा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। आप एक अच्छे फादर बनना चाहते हो और आप वो कर पा रहे हो तो आप वहाँ सक्सेसफुल हो। आप एक अच्छे डॉटर को रेस कर रहे हो और आपने अच्छे संस्कार दिए और वो वैसी हो गए तो वो सक्सेस है। तो आप जिस चीज़ में जो करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, दैट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। मॉनेटरी इज ओनली वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल थिंग, जिसको बड़ा हाइप करा गया है। और मुझे लगता है ये जो सारे अगर कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो मॉनेटरी तो अपने आप ही हो जाए। मॉनेटरी भी उसका पार्ट है, अगर आपको वो डिसिप्लिन है उसको करने का। इस पे एक मुझे शेर याद आ गया, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये है। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हमने ये I named a day forward, there was a particular reason. There was a reason that come to us for a day, and we'll make sure that you move forward in life. So ये एपिसोड भी जब भी रिलीज होगा तो कोई एक ही बार देखेगा या दो बार देखेगा, एक दिन नहीं देखेगा। तो what do you want to say to people so that they move forward in life? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मतलब इन लाइफ इज़, मैंने आज तक कोई छोटा इंसान देखा ही नहीं है। तो जब कोई छोटा है ही नहीं तो अपने आप को छोटा मत करना है। थिंक बिग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव योर गोल्स। नो वे इट इज़ नॉट पॉसिबल, आराम से अचीव होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक एक्शंस एवरी डे, उसके ऊपर लगे रहो, कंट्रीब्यूट करो आप अपने गोल के अंदर जो आपने सेट करे हैं। थोड़ा 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 मेहनत डेली करना है, विद डिसिप्लिन करना है, और आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हो। कोई गोल छोटा नहीं है। Thank you so much. थैंक यू जी। It has been a pleasure. Thank you. And I wish कि this podcast is very useful for people, and I wish कि जो भी आपके goals, dreams, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड हो, यू गेट ऑल दैट। और जो आपने बोला था जो है वो इसी लाइफ में, दैट हैपेंस फॉर यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you to you. Thank you to all your team for inviting me and having spent time with me. I'm really honored. I'm grateful to you all. I'm really honored to have met you all people. Thank you so much for making a difference to my life and being in my life. Thank you so all. much for the contribution you've given. Thank you.